नमस्ते साथियों, आइए स्पीसीज वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और 17 बीपीएससी के लिए एक और इमर्जिंग टॉपिक कह सकते हैं, जो कि नया टॉपिक उभर रहा है कि इससे पहले आपने देखा होगा 69 में साइंस टेक इंट्रोड्यूस हुआ था कि प्रीलिम्स में भी साइंस टेक की भूमिका धीरे धीरे बढ़ रही है। उसी प्रकार से साइंस टेक पे तो मैं काम कर रहा हूँ, तो उसका एक वीडियो मैं लाऊंगा और मैराथन टाइप का वीडियो होगा। अभी जो भी वीडियो आएंगे आपके मैराथन होंगे, जो कि एक कंप्लीट टॉपिक को आपके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी वर्तमान समय में ईवीएस एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है उसका वेटेज बढ़ रहा है। और यूपीपीसीएस देखिए यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे भी आपको ईवीएस के क्वेश्चंस ठीक ठाक पूछे जाते हैं। पहले बीपीएससी में ईवीएस के प्रश्न कम पूछे जाते थे एनवायरनमेंट के, लेकिन अब धीरे धीरे इसका वेटेज बढ़ रहा है। और साइंस टेक के वेटेज को देखते हुए, क्योंकि साइंस टेक कनेक्टेड है आपका ईवीएस से, तो संभव है या फिर संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बार ईवीएस से प्रश्न ठीक ठाक पूछे जा सकते हैं। तो ईवीएस के लिए आप फिर अब उतना बड़ा सेक्शन, कई लोग कह रहे थे कि जैसे 360 विज़न का, लेकिन उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या किया हूँ कि इस वीडियो में आपको थ्योरीज प्लस एमसीक्यूज़ दोनों आपको एक वीडियो में कन्वर्ट करा दिया हूँ। और एक वीडियो जो होगा आपका, ये कंप्लीट आपके सिलेबस को कवर करेगा, जिसमें कि आपके अभी फ़िलहाल में स्टेट पीसीएस जितने भी पूछे गए हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस आरटीएस हो गया, या फिर छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, या फिर बिहार पीसीएस बीपीएससी हो गया, या फिर बीपीएससी के टीआरई में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि टीआरई में खूब ईवीएस के प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, हो सकता है उसी प्रश्न को रिपीट कर दे। तो सारे टीआरई के टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के सारे प्रश्न को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। इससे बाहर संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ईवीएस के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये वीडियो जो होगा आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। जब भी टाइम मिले इसको एक बार दो बार इसको ठीक से देख लीजिएगा, आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। और इसके अलावा क्योंकि घटना चक्र के लगभग सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। इसी तरह का मैंने बिहार स्पेशल का, बिहार हिस्ट्री का और बिहार ज्योग्राफी का भी वीडियो डाल रखा है, उसको आप चाहे तो देख सकते हैं। नीचे पिन कर दे रहा हूँ दोनों का लिंक, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न जो है पिछले आपके बायोलॉजी में भी मिला होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफी में मिला होगा, क्योंकि ये कॉमन प्रश्न है, ठीक है। लेकिन ईवीएस में भी आता है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को थोड़ा सुनिएगा। प्रश्न बोल रहा है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बार बार मैं करता आ रहा हूँ इसको। 21% क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ कि एक टोटल कितना होता है, 21% क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा आपकी होती है। इससे पहले मैं बताया था कि सबसे अधिक क्या पाया जाता है हमारे वायु में, नाइट्रोजन कितना, 78%। इसके अलावा आपका ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर कितना, 21%। तीसरे स्थान पर क्या होगा, आर्गन पाया जाता है, जो कि 0.93%। और चौथे स्थान पे आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, कितना, 0.03%। तो थोड़ा सा इसका कंपोजिशन आप ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाई जाती है। तो ये मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आज एक बार और इस चीज़ को लेके आया हूँ, क्योंकि इसके ओजोन के बारे में थोड़ा और भी बातें आपसे मुझे करनी है, इसीलिए थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे। तो चलिए पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ईवीएस का मेन पार्ट है ये, और ईवीएस का क्लास में इसका जिक्र ना हो तो फिर क्या होना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आते हैं इसको देखते हैं। ओजोन के बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स देख पा रहे होगे दोस्त, देखना क्या क्या है। वायुमंडल की परतों को हम डिवाइड करते हैं आपको 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जो ध्रुवों की इसकी कम हो जाती है 8 हो जाता है, और यहाँ पर 18 होता है, कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। तो 0 से 18 याद रखिएगा, क्या है आपको, स्ट्रेटोस्फीयर या फिर ट्रोपोस्फीयर या फिर इसको क्षोभमंडल कहते हैं। 18 से लेकर 50 तक हम क्या कहते हैं, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। और 50 से लेकर हम लोग 80 तक को कहते हैं मध्यमंडल, यानी कि मेसोस्फीयर। और 80 से लेकर 640 को हम लोग आयमंडल, आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और आपको 640 से बाहर जो भी परतें होंगी, बहिर्मंडल या एक्जोस्फीयर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें और आपको इसमें देखनी है। तो आइए इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ फैक्ट को हम लोग देखते हैं। ध्यान रखिए कि पहला जो 0 से 18 होता है, इसमें क्या क्या होती है, यहाँ पर लिखा होगा। इसमें अगर आप जाइएगा ना 165 मीटर ऊपर, तो टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। वहीं आप 1000 मीटर ऊपर जाते हैं या फिर 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो आपका टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभमंडल में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और यहीं पे वर्षा, बादल इत्यादि यानी कि मौसम संबंधित गतिविधियां पूछे जाए कि कहाँ होती है, तो आंसर क्या करिएगा कि मौसम संबंधित गतिविधियां आपका क्षोभमंडल में होती हैं। इस फैक्ट को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसके साथ
और दूसरा जो है इसका 18 से लेकर कहाँ तक, 50 तक, इसको कहा जाता है क्या, इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें आपको पाया जाता है लगभग 20 से लेकर 35 किलोमीटर तक ओजोन परत पाया जाता है। तो पूछेगा कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो कहिएगा 20 से लेकर 35 किलोमीटर तक, किस परत में, तो वायुमंडल की समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। अब ओजोन को मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ओजोन से अलग सवाल आपके बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि ईवीएस का ही सेक्शन है, तो इस सारे टॉपिक को हम लोग अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि ओजोन 20 से लेकर 35 तक इसी के अंदर आ गया ना, 18 से 50 के अंदर। और इसमें क्या क्या परिस्थितियां होती हैं, देखिए लिखा हुआ ओजोन 20 से 35। इसमें वायुयान उड़ाई जाती है, क्योंकि मौसमी संबंधित गतिविधियां इसमें नहीं होती है, तो इतना ध्यान रखना है। अगला आएगा आपको 50 से लेकर 80 तक मध्यमंडल मेसोस्फीयर। इसका एक बात याद रखिएगा, तापमान सबसे कम पाया जाता है यहीं पर, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव वाली ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और बोरेलिस इसी में पाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा मध्यमंडल में। 80 से लेकर 640 तक आयन मंडल आयनोस्फीयर आता है। इसमें क्या होता है कि हमारा रेडियो तरंगे यहाँ से परावर्तित होती हैं, यानी कि संचार ग्रह की जो रेडियो तरंगे होती है, रेडियो वेव्स होती हैं, यहीं से परावर्तित होती है। कहाँ से बोले तो आयन मंडल या आयनोस्फीयर से। लेकिन कोई कहे कि उपग्रह कहाँ स्थापित करिएगा, तो उपग्रह आपको बहिर्मंडल में स्थापित किया जाता है, सैटेलाइट वगैरह, ठीक है। याद रखिएगा भूस्थानिक उपग्रह जो होती हैं, यानी कहे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसको पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या की जाती है, स्थापित की जाती है। ये रहा वायुमंडल के परतों के बारे में। अब थोड़ा सा आते हैं, ओजोन यहाँ पर आया था, ओजोन के बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं, यहाँ से सवाल बनता है। स्टार्ट करते हैं ओजोन के बारे में। जैसा कि मुझे लग रहा है कि स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, ओजोन से पहला है कि इसके लिए मॉनिटर प्रोटोकॉल आता है 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, सबसे पहले महत्वपूर्ण सम्मेलन यही होता है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को 1994 से क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ये बात और यह ध्यान रखना है कि ओजोन परत की कहाँ के वैज्ञानिक, ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने क्या पता लगाया था, ओजोन परत के बारे में पता लगाया था कि कहाँ पतला कहाँ मोटा होता है। ध्यान रखिएगा साथियों कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको मेजरमेंट करते हैं हम डाप्सन के द्वारा। किसके द्वारा, डाप्सन के द्वारा। अभी हम दिखा देंगे आपको, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सब चीज़ फैक्ट है, अभी मैं सब दिखा दूंगा। इसके अलावा ध्यान रखिए कि ओजोन परत की मोटाई डाप्सन यूनिट से मेजर करते हैं, और इसकी मोटाई बसंत ऋतु में, कब, बसंत ऋतु में क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा हो जाती है, और वर्षा ऋतु में क्या होती है, सबसे कम हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि ओजोन परत की जो मोटाई है बसंत ऋतु में क्या हो जाती है, सबसे अधिक, और वर्षा ऋतु में क्या होती है, सबसे कम। ये प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, और ओजोन के लेयर के बारे में किसने बताया, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओजोन में क्या क्या आते हैं, फोम, AC, फ्रीज, हैलोजन, N2O, उसके बाद से CH3, ETC आते हैं। ओजोन छिद्र जो है, ओजोन परत के हाशिए को हम लोग ओजोन छिद्र कहते हैं। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, इसका ये एक्चुअल इसका कारण यही होता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या आ जाएगा, फोम, AC से जो निकलता है, हीट वो, फ्रीज, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके अलावा CH3Cl, सारा इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा ओजोन के बारे में। तो ओजोन के बारे में आपको इतने सवाल आपके एग्जाम से बन सकती हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा एक बात और, कि ओजोन परत जो है इसकी सबसे पतला हिस्सा कहाँ है, इसको थोड़ा सा आप चाहिए तो नोट कर सकते हैं। दक्षिणी कहाँ पर है, दक्षिणी ध्रुव पर है, यूँ कहें तो अंटार्कटिक के ऊपर, ठीक है। और इसका पता किसने लगाया था, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये नहीं लिखा हुआ है कि ओजोन परत जो है सबसे पतला दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिक में है, और इसका पता किसने लगाया था, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या लगाया था, पता लगाया था। तो ओजोन परत के बारे में इतने आपके प्रश्न बन सकते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वायुमंडल की परत जो है आपको कहाँ पाई जाती है, आपको वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाई जाती है, तो जहाँ मौसम संबंधित परिस्थितियाँ नहीं होगी, यानी कि समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ाते हैं। मध्यमंडल में टेम्परेचर सबसे कम, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। वही आपको क्षोभ मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल में आपका टेम्परेचर क्या होता है, आपका सबसे टेम्परेचर नहीं, क्षोभ मंडल में क्या होता है, टेम्परेचर गिरता है कितना, यूँ कहे तो 165 मीटर नीचे जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद से टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, और 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद या 1000 मीटर ऊपर जाने के बाद से टेम्परेचर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है, गिर जाता है। थोड़ा सा ये सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न कह रहे हैं कि पर्यावरण के लिए सबसे अधिक खतरा क्या है, जनसंख्या का वृद्धि क्या है, पर्यावरण के लिए सबसे अधिक खतरा है। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है क्या है। तो ध्यान रखिए, गैर परंपरागत स्रोत वही होता है ऊर्जा का जिससे क्या होता है, आपको प्रदूषण कम फैलता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी, ये सब क्या है, ये गैर ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, यानी ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल है। वही ट्रेडिशनल क्या हो जाएगा, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया,
पेट्रोल, ये सब ट्रेडिशनल में आता है, ठीक है। अब भूतापीय ऊर्जा का क्षेत्र याद रखिएगा, पार्वती घाटी जो है, पार्वती घाटी और एक मणिकर्णिका, ये दोनों कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। वही बात किया जाए आपको लद्दाख में, तो लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है क्या, पूगा घाटी। कौन सा घाटी, पूगा घाटी कहाँ है, पूगा घाटी आपको लद्दाख में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है, नॉन ट्रेडिशनल क्या है, स्रोत है ऊर्जा के। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग होता है। तो आपको पता है कि जलीय प्रदूषण से क्या होता है, पीलिया रोग होता है। और जल के प्रदूषण से होने वाले विकार को मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जल जनित रोग कौन से हो जाएंगे, हैजा हो गया, उसके बाद से क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो गया, उसके बाद से क्या होगा, पीलिया हो गया, और पीलिया के बाद से जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस को ही हम लोग क्या कहते हैं, जॉन्डिस को ही हम लोग कमला रोग भी कहते हैं। याद रखिए ये सारे क्या है, जल जनित रोग हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, जल से होने वाली बीमारी है। इसके बाद से भी कुछ बीमारियां पूछी जाती है, चलिए उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें आपके टीआरई के तो प्रश्न है ही, लेकिन मुझे लगा कि टीआरई सफिशिएंट नहीं लगा, तो पीसीएस का प्रश्न रिपीट कर रहा है खूब आपके ईवीएस में। तो जितना आज तक पीसीएस और यूपीएससी में ईवीएस का प्रश्न पूछा गया, मैक्सिमम प्रश्न को मैं ले लिया हूँ। तो ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन पे लिखा हुआ कहाँ का पूछा हुआ है, लेकिन जिसमें नहीं लिखा हुआ है समझिए, या तो पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का मैक्सिमम प्रश्न स्टेट पीसीएस का होंगे। और देखिएगा यही प्रश्न रिपीट होता है, ठीक है। याद रखिएगा पारा से क्या होता है, पारा से आपका होने वाला रोग मिनीमाता रोग होता है। तो पूछेगा पारे से मिनीमाता, कैडमियम से इटाई रोग, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसके अलावा फ्लोराइड, इसके अलावा फ्लोराइड से आपका कौन सा रोग होता है, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। फ्लोरोसिस किससे संबंधित है, दांतों की बीमारियां होती है। चलिए तो इतना हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट स्थान पूछ रहा है। तो जैव विविधता के बारे में मैं बताऊंगा। चलिए आते हैं, इसके जैव विविधता के लिए आपको एक टॉपिक में डिसाइड करके रखा हूँ, जिसको बायोडाइवर्सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए जैव विविधता के बारे में थोड़ा सा चीज़ें हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे, जैव विविधता से संबंधित एक टॉपिक यहाँ पे मैं लिया हूँ और आपको मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक चीज़ देखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि जैव विविधता जो है, आपको शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो याद रखिएगा इनका नाम है वाल्टर जी रोशन। किसने, नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, वाल्टर जी रोशन, रोशन ने क्या प्रयोग किया, आपका जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया। तो पहला प्रश्न तो यही बन सकता है आपसे कि किसने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया। इनका नाम है वाल्टर जी रोशन, इनका नाम है। अब जैव विविधता का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जीव या फिर कहते हो पेड़ पौधा वहाँ पे उपजे। इसके लिए दो कंडीशंस आपको याद रखना है। पहला कंडीशंस क्या, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा, और दूसरा क्या, अत्यधिक तापमान, यानी कि अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। दो कंडीशन होना चाहिए जैव विविधता के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे अधिक जैव विविधता के क्षेत्र पाए जाते हैं विषुवत रेखा के पास, क्योंकि जो इक्वेटर विषुवत रेखा होती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका गर्मी पड़ता है, वर्षा भी ज़्यादा होता है। अमेजन वन का नाम आपने सुना होगा, अमेजन बेसिन का नाम। इसीलिए कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा जो वन है ना, सबसे बड़े जैव विविधता के क्षेत्र है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा निम्न में से जैव विविधता का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्या है, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास पड़ता है, तो ज़्यादा वर्षा होगा तो यहाँ पे जैव विविधता होगा ही। तो जैव विविधता के लिए दो कंडीशन याद रखना है कि अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक उच्च तापमान, ये क्या है, जैव विविधता के लिए कंडीशंस आपके हैं। और ये कहाँ पाया जाएगा, विषुवत रेखा के आसपास ये पाए जाते हैं। याद रखना चाहती हूँ कि विषुवत रेखा से चाहे ऊपर जाइए चाहे विषुवत रेखा से नीचे जाइए, जैव विविधता घटेगी। तो सवाल ये पूछेगा कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ, सबसे हाई जैव विविधता आपको विषुवत रेखा पर, कहेगा विषुवत रेखा से ऊपर जाइए या फिर नीचे जाइए, क्या जैव विविधता घटेगी या बढ़ेगी। तो याद रखिएगा कि ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए क्या होगा, घटेगा ही, ठीक है। लेकिन विषुवत रेखा के पास सबसे ज़्यादा, क्योंकि अक्षांश बढ़ेगा तो वर्षा की मात्रा घटती है, तो जैव विविधता कम हो जाएगा, गर्मी भी कम हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पूछता है कि जैव विविधता के क्षेत्र पूछता है आपसे कि कौन कौन से जैव विविधता के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो मैं आपको नाम लिख दे रहा हूँ, उसका नाम याद रखिएगा। और इसी को मैं रिवीजन पिछली बार करा रहा था, तो कई लोगों को लगता है सर क्या करा रहे हैं, हम सिला के बोल रहे थे प्रश्न आने वाला एग्जाम में, और आ ही गया टीआरई 3 वाले में। ये क्या है आपका, ध्यान क्या रखना है आपको कि पश्चिमी घाट कौन सा, ये कौन सी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है। तो पहला याद रखिए पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी घाट ये वाला, और पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट ये वाला और पूर्वी हिमालय। तो पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय, एक इधर और एक इधर, यानी कि पूर्वी हिमालय नहीं, पश्चिमी हिमालय भी बोल दे, अब पूर्वी घाट कहते नहीं, पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय,
इसके अलावा लक्षद्वीप, ये वाला लक्षद्वीप, और इधर अंडमान निकोबार, ये क्या है, जैव विविधता के क्षेत्र हैं। केरल का शांत घाटी जो पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है आपका, यहाँ पर पड़ता है नीलगिरी के क्षेत्र में, ये भी क्या है, जैव विविधता का क्षेत्र है। क्या क्या देखना आपने, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, केरल का शांत घाटी, ये सारे क्या है, जैव विविधता के क्षेत्र है। इसके अलावा कई बार पूछता है कि जैव विविधता के आपकी पानी वाले जो क्षेत्र होते हैं उसके बारे में पूछता है कि जलीय जैव विविधता के क्षेत्र क्या हो सकते हैं। तो यही जो अंडमान निकोबार हो गया पानी में जो है, लक्षद्वीप हो गया, कच्छ की खाड़ी हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, जलीय जैव विविधता वाले हैं, इसको अभी दिखा दे रहा हूँ। या फिर कह सकते हैं कि प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, आपके जलीय जैव विविधता वाले क्षेत्र है। तो इसको एक बार मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले इसको जो कर रहे हैं इसको हम लोग को एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रख सकते हैं आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जैव विविधता के लिए जैव विविधता दिवस कब मनाया, तो 22 मई को, अलग से मैं सारा दिवस लिखा हूँ, उसमें आपको आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 में, तो इसको भी अलग से अधिनियम में लिखवा दिया हूँ मैं, ईवीएस में ही आएंगे, हम लोग देख लेंगे आगे चल के, ठीक है। इसके अलावा जैव विविधता दशक मनाया गया, कौन सा दशक भाई, 2011 से लेकर 2020 तक के दशक को हम लोग जैव विविधता दशक के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, संकट क्या है। तो जैसे कहूंगा वैसे आपको बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में। देखिए यहाँ पर जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है आपका, जैव विविधता के लिए संकट क्या होगा, मतलब कि भाई प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, या प्राकृतिक छूट गया है, प्राकृतिक आवास जब नष्ट हो जाएगा ना, यानी रहने का जगह ही नहीं रहेगा, तो जीव खत्म नहीं हो जाएंगे, एकदम जितना कहो उतना ध्यान रखें। तो पूछेगा जब कि जैव विविधता के हाथ से होने के कारण सबसे बड़ा कारण क्या, तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। इसके अलावा पूछे नॉर्मल, तो ऐसे पूछे जैव विविधता के कारण क्या हो सकते हैं हादसे के, तो सब ऑप्शन हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। आवास का नष्ट होना, उसके बाद से ग्लोबल वार्मिंग दूसरा है, तीसरा क्या है, विदेशी प्रजाति का नष्ट होना, और चौथा क्या है आपका नगरीकरण, औद्योगिकरण, ईटीसी, ये क्या हो गया चौथा। चारों के याद रखने, आवास का नष्ट होना, ग्लोबल वार्मिंग, विदेशी प्रजाति का आक्रमण, नगरीकरण, औद्योगिकरण। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है, आवास का नष्ट होना, क्योंकि जब किसी का आवास रहेगा ही नहीं तो उससे क्या वो जीवित रह पाएगा। और ये वाल्टर जी रोशन का नाम मैंने पहले लिख दिया है, जैव विविधता के इसे यही खोजकर्ता माने जाते हैं, ठीक है। अब एक सवाल पूछता है कि जलीय जैव विविधता का क्षेत्र, जलीय मतलब समझ रहे हो, जल में जैव विविधता का क्षेत्र पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्रवाल हो जाएंगे। प्रवाल पता है ये मूंगा की तरह जीव होते हैं, श्रेल की तरह, और ये जैव विविधता के सबसे बड़े क्षेत्र होते हैं। तो जैव विविधता का क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है कि जलीय, जल में प्रवाल द्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। एक कैम्बे याद रखिए, कैम्बे नहीं होता है, यही बीपीएससी 65 में पूछा है कौन सा जैव विविधता का क्षेत्र है, और कैम्बे है तो कैम्बे की खाड़ी ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी सारे दिख रहे हैं वो होंगे। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि प्रवाल भित्तियाँ सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो साथियों याद रखना आपको सबसे ज़्यादा जो प्रवाल भित्ति है, वो सबसे अधिक प्रवाल भित्ति जो है आपको पाई जाती है कहाँ पर, आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट, ये भी याद रखिए, ये भी सवाल पूछा है किस तट पे, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे प्रवाल भित्ति सबसे अधिक पाई जाती है, और उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है, ग्रेट बैरियर रीफ उसका नाम है। पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय किसमें, वर्षा वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ध्यान रखिएगा सबसे अधिक जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है इससे कि क्या सवाल पूछा जाता है कि IUCN का एक सवाल पूछा जाता है, मैं आपको इसको क्लियर करा दे रहा हूँ। यहीं पर कहता है कि विलुप्त प्राय जो प्राणी होते हैं उनके लिस्ट कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा IUCN, ठीक है। IUCN जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा रेड डाटा बुक लिस्ट जारी किया जाता है। तो पूछेगा कि किस संस्था के द्वारा रेड डाटा बुक लिस्ट जारी किया जाता है, रेड डाटा लिस्ट जारी किया जाता है, तो कहिएगा कि IUCN के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। और ये क्या करता है, किसका लिस्ट जारी करता है, ये भी पूछता है। तो याद रखिएगा संकट या फिर विलुप्त प्राय प्राणी, संकटग्रस्त या फिर विलुप्त प्राय जो प्राणी होते हैं, लगता है कि अपने क्या होते हैं, अपने खत्म होने के कगार पे है, तो उनके लिए लिस्ट जारी किया जाता है, किसके द्वारा, IUCN के द्वारा। ये रहा आपका एक पूरा टॉपिक मैंने करवा दिया, जैव विविधता। यहाँ से जो भी सवाल आएंगे मुझे लग रहा है कि आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चंस पे थोड़ा आते हैं हम लोग। अब इस सवाल को पढ़िए, क्या सवाल ये नहीं बनेगा, आसानी से इस सवाल को डील कर सकते हैं आप। क्या पूछ रहा है सवाल कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जैव विविधता का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। तो ध्यान रखिएगा, जैव विविधता का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट आपको दिख रहा होगा कि मैंने कहा था क्या, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, केरल का यहाँ पर शांत घाटी, इसके अलावा प्रवाल भित्ति वगैरह, ठीक है। तो इसमें आपको पश्चिमी घाट हो सकता है, ऑप्शन बस एक ही है,
तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी करेक्ट होगा कि जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट को, इसको ध्यान रखना है। अब इस प्रश्न के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बीओडी जो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हिंदी में जैविक ऑक्सीजन की मांग कहते हैं, इसकी उच्च मात्रा इंगित करती है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बायो में कि बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि पानी जब अशुद्ध होता है, जितना ज़्यादा प्रदूषित होता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें और ज़्यादा चाहिए। भाई अशुद्ध है तभी ना, अरे किसी के पास पैसा नहीं तभी ना किसी से कोई पैसा लेता है, तो जितना प्रदूषित पानी होगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उतना ही ज़्यादा होगी। तो याद रखिएगा कि प्रश्न पूछेगा जब बीओडी की मात्रा बढ़ेगी, अगर बीओडी का मांग ज़्यादा होगा तो पानी उतना ही प्रदूषित होगा। तो जो प्रश्न पूछा है, जितना बीओडी कम की मांग कम होगी ऑक्सीजन की, उतना ही पानी क्या होगा, साफ होगा, स्वच्छ होगा। ठीक है, तो क्या प्रश्न बोला है कि बीओडी की उच्च मांग इंगित करती है किसको, पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों के उपयोग, बिल्कुल नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कहा है कि पानी बहुत प्रदूषित है, बिल्कुल सही है कि उच्च मात्रा कह रहा है ना, अगर कम मात्रा का था तो पानी कम प्रदूषित है, ये वाला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होने वाला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती है, इसका कारण क्या है आपके, इसका कारण है गलफड़ों का बंद हो जाना, बिल्कुल बंद नहीं होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ क्या हो जाती है, मर जाती है, क्योंकि गलफड़ों के द्वारा मछलियाँ जो होती है जल में विलित ऑक्सीजन का ही क्या करती है, उपयोग करती है। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है, तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें फ्लोरोसिस दिया है, निकोमोनोसिस दिया है, कुष्ठ रोग दिया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्लोरोसिस इज करेक्ट आंसर। फ्लोरोसिस क्या होगा, इसका ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जल पूछता है कई बार कि भूमिगत जल जो होती है प्रदूषित क्यों होती है, तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है आपको अर्सेनिक की मात्रा बढ़ने के कारण, किसके, अर्सेनिक की मात्रा बढ़ने के कारण, इसके अलावा फ्लोराइड के कारण, और एक बार ऑप्शन में यूरेनियम दे दिया था, तो यूरेनियम से भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आर्सेनिक सबसे ज़्यादा भूमिगत जल प्रदूषित होने के कारण है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न कह रहे कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं, हिमालयी क्षेत्र में बिल्कुल नहीं, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में। इसके अलावा मैंने बताया था आपको प्रवाल जो है कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, लेकिन कैम्बे की खाड़ी में नहीं, इसको भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाए। अब सवाल ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ से मैंने पढ़ाया था, प्रश्न भी आया था पिछली बार, याद होगा आपको। याद रखिए प्रदूषक दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक और दूसरे को कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। याद रखिएगा सबसे अधिक प्रदूषक फैलाने वाला विषैला चीज क्या है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कई लोगों को लगता है कार्बन डाइऑक्साइड को इतना अफवाह फैला दिया गया है कि सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड पे ही नजर रखते हैं, लेकिन आपको ये गलत होगा। सबसे अधिक जो है आपको प्रदूषण किससे होता है, आपका सबसे विषैला प्रदूषक कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। वाहनों से सबसे ज़्यादा क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। लोग कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा वाहनों से भी निकलती है। प्रदूषक यानी पॉल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं प्राथमिक, दूसरे को कहते हैं द्वितीयक। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं क्या होते हैं, सुनिएगा, जो डायरेक्ट वायु में जाके क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। द्वितीयक क्या होते हैं, प्रदूषक के साथ मिलकर फिर प्रदूषण फैलाते हैं। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, दो डाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये नहीं याद रहे तो फिर भी आप द्वितीयक वाले के याद रख लीजिए, इसी से सवाल बन जाएगा, निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है या नहीं है। तो ओजोन, स्मॉग और पान। पान कहे तो पारा ऑक्सीक्लीन नाइट्रेट को पान हम कहते हैं, तो याद रखिएगा पान, स्मॉग और O3 जो है आपके द्वितीयक प्रदूषण के उदाहरण है। बाकी ऊपर वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा भी जो आएंगे इस तीन को छोड़ के आपके प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण हो जाएंगे। तो अब सवाल आसानी से बन जाएगा जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा प्रदूषण के बारे में देख लेते हैं कि प्रदूषण फैलता कैसे है, थोड़ा सा कितने तरह के प्रदूषण होते हैं आपको मैं इसको दिखा रहा हूँ। अगर प्रदूषण का सबसे अच्छा डेफिनेशन समझे तो देखिए, किसी भी चीज़ में जिसका कंपोजिशन वास्तविक होता है उसमें कुछ अवांछित पदार्थ यानी कि एक्स्ट्रा पदार्थ मिल जाने के कारण उसको प्रदूषण की घटना कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पर्यावरण के विभिन्न तत्वों जैसे कि वायु, जल, मृदा आदि में अवांछित तत्वों के मिल जाने के कारण प्रदूषण होता है। अगर आपको हवा में मिला तो वायु प्रदूषण, अगर वो जल में मिला तो जल प्रदूषण, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या हो जाएंगे, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा, ये सब प्राकृतिक कारण है। ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, जंगल में आग लगना, ये भी आपको कारण हो सकते हैं। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होना, ये भी एक कारण हो सकता है। वाहनों से, कारखानों से निकलने वाले धुआं हो सकते हैं, और गैस रिसाव हो सकता है, जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था कहाँ पर, भोपाल गैस त्रासदी में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, 2 दिसंबर 1984 को हुआ था, ये डेट याद रखिएगा। सर्वाधिक प्रदूषक कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, सर्वाधिक प्रदूषक है। थोड़ा सा आप आगे देखते हैं।
इसके अलावा एसिड रेन पूछता है कि एसिड रेन क्या होता है, तो याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ये वातावरण में जाते हैं तो जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। इसी को क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा, जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड अम्ल के रूप में नीचे गिरता है। तो याद रखिएगा कि अम्लीय वर्षा का ये आपका कंपोजिशन है। अगर पूछ देगी कि इसमें ज़्यादा कौन होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको याद नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा स्किप करिएगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा, उपाय इसको ठीक करने के क्या है, वैकल्पिक ईंधन प्रयोग करेंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, उसके अलावा पवन ऊर्जा, इसका प्रयोग करेंगे। इसके अलावा वायु की गुणवत्ता को क्या करेंगे, सूचकांक जारी करके उसको चेक करेंगे क्या है, उसके लिए उपाय किया जाएगा। BS6 वाहन प्रयोग किया जाता है। भारत स्टेज 6, भारत स्टेज क्या होता है, भारत स्टेज वो होता है कि इंजन बनाते समय हम लोग ध्यान रखते हैं कि कितना प्रदूषण हो रहा है, PM जो है, पार्टिकुलेट मैटर जो है कितना निकल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लोग नहीं जानेंगे अभी। ठीक है, लाइकेन द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदूषण को चेक करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। जल प्रदूषण कितने तरह के, भूमिगत जल जो होते हैं आर्सेनिक के कारण क्या होते हैं, प्रदूषित होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। और O2 की मात्रा में कमी क्या है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, देखिए O2 की मात्रा में जब कमी होगी तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको कहा जाता है। प्रदूषण के प्रभाव आपको देखने को क्या क्या मिल सकते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रदूषण के थोड़ा सा प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। प्रदूषण का प्रभाव क्या क्या हो सकता है, देखिए इसको लिखा हुआ है कि हैजा, पीलिया रोग, टाइफाइड रोग आपके हो जाते हैं। जल का अपव्यय, बर्बादी होता है। इसके अलावा पीने के जल प्रदूषित होते हैं, किससे, आर्सेनिक से, फ्लोराइड से और यूरेनियम से। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे ये तो अभी आपको मैंने रिवीजन कराया क्या, कि आपको पारा से मिनीमाता रोग होता है, कैडमियम से इटाई बीमारी होती है, नाइट्रेट वाला ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस दांतों की बीमारियाँ होती है। तब इस प्रश्न को हम लोग कर रहे आते थे, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो इसमें आइएगा तो आपको पता होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस सारा क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन द्वितीयक प्रदूषक में क्या आता है, स्मॉग आता है, स्मॉग के अलावा पान आता है, पान के अलावा आप समझ सकते हैं यही सब चीज़ें आती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उपयुक्त में से कोई ऑप्शन क्या है, द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, तो ऑप्शन इसका ई करेक्ट हो जाएगा। और TRE 3 का प्रश्न है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजीवी कारक है। देखिए, दो तरह के कारक होते हैं, एक को कहते हैं अजीवीय कारक, दूसरे को कहते हैं जीवीय कारक। तो इसमें हम लोग कह रहे हैं कि कौन सा अजीवीय, अजीव मतलब कि जिसमें जीव नहीं है, एबायोटिक, बायोटिक एबायोटिक होता है। तो बायोटिक जिसमें जीव है, एबायोटिक जिसमें जीव नहीं है। तो इसमें से कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक है जिसमें जीव नहीं है। जंतु में जीव होता है, और ये कह रहे हैं अजीवीय कारक। तो आर्द्रता हो गया, उन्नतांश हो गया। तो ये इसमें आप जाइएगा तो जंतु जो है जीवीय कारक है, जैविक है, लेकिन आर्द्रता, उन्नतांश उपयुक्त में से क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से कौन नहीं है, कह रहा है कि अजीवीय कारक नहीं है। अजीवीय कारक नहीं है तो क्या पूछ रहा है कि जीवीय कारक पूछ रहा है ना। तो जीवीय कारक क्या हो जाएगा आपका, जंतु हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अजीवीय नहीं है, जीवीय कहता तो जीवी आपका जंतु होता, लेकिन कह रहा है अजीवीय नहीं है, तो अजीवीय नहीं हो तो क्या होगा, जंतु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग जीवीय अजीवीय कारक जो होते हैं क्या होते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं तो पूरा वातावरण में हम लोग दो तरह के घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। एक को कहते हैं जैविक, जिसको बायोटिक कहा जाता है, एक को कहते हैं अजैविक, जिसको एबायोटिक कहा जाता है। जिसमें जीव होगा जैविक कारक होगा, जैसे कि पौधा, जंतु, पशु। देखिए इसी में से लड़ गया ना, पौधा, जंतु ऑप्शन में था, तो ये जैविक कारक है। अजैविक कारक क्या होता है, जिसमें जीव नहीं होता, इसको इंग्लिश में एबायोटिक कहा जाता है। ठीक है, इसमें मृदा होता है, जल होता है, इसके अलावा जो भी दे दे, आर्द्रता, उन्नतांश, जिसमें जीव नहीं होता सब हो जाएगा। तो जरूरी नहीं जो लिखा होगा यही होगा, लेकिन जीव वाला याद रखिए क्या क्या इस पर हो सकता है। अब थोड़ा सा इसमें और आगे हम लोग बढ़ते हैं अगर, तो देखते हैं। अब इसका एक और क्लासिफिकेशन करते हैं। एक इसमें संगठक में कंपोनेंट्स में आपका प्राकृतिक हो जाता है, एक कृत्रिम हो जाता है। जो आपको प्रकृति द्वारा दी गई है वो प्राकृतिक होगा, जो हम लोग बनाएंगे वो कृत्रिम होगा। इसको ध्यान से याद रखिए, यहाँ से सवाल 101% आने की संभावना है। याद रखिए प्राकृतिक क्या होता है, घास का मैदान, जल, वर्षा, वन, ये सब क्या है, वन। वन जो है क्या है, प्राकृतिक है, लेकिन बागीचा हम लोग लगाते हैं तो प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम है। याद रखिएगा घास जो है ये प्राकृतिक है, लेकिन धान हम लोग लगाते हैं, धान का खेत, ये क्या है आपका। तो इस सब बातों को आप याद रखिए। इसके अलावा जल हो गया, घास का मैदान, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रखिए, यहाँ से सवाल बनते हैं आपके। ठीक, अब आपके एग्जाम में कुछ अधिनियम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले याद रखिए जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई थी, 2008 में। जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए भारत ने एक योजना पेश किया, तो ये प्रश्न पूछा गया 2008 में। इसके अलावा जो नीचे अधिनियम दिए गए सारे अधिनियम आपके इंपॉर्टेंट है, VVI है प्रश्न के लिए, याद रखिएगा एग्जाम के लिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था, ऐसे ही सवाल आएगा। पूछेगा वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये वन्य जीव है, ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में आया था।
राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आया था। इसके तहत कहा गया कि 33% क्षेत्रफल पर वन रखने का प्रावधान किया गया। इसका संशोधन 1988 में किया जाता है। आगे हम वन नीति के बारे में बात करेंगे। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आता है और राष्ट्रीय जल नीति 2002 में आता है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है ये भी कब आता है, 2004 में ये आता है। चलिए साथियों, अब याद रखिएगा कि कुछ अधिनियम आपको दिए गए हैं, इसमें अधिनियम को बारे में थोड़ा सा याद करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ कि पता नहीं पीछे का सूट हुआ है कि नहीं, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको नहीं सूट रिपीट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है कि वन संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, वन्यजीव संरक्षण 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। इसके अलावा ध्यान रखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में 33% जो है वनों को प्रावधान किया गया। संशोधन इसका 1988 में किया जाता है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में। इसके अलावा पर्यावरण नीति जो है 2004 में लाया गया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय भारत की कार्य योजना 2008 में आती है। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। इसके अलावा आगे बढ़े तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो पूछे कब आया था, तो 1974 ऑप्शन होगा, 81 होगा, तो आप टिक करेंगे 1974 में। पहले जल आया तब क्या आया, वायु आया, ऐसे याद रख सकते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, पहले जो आता है ना फिर वो आता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था, 1981 में आया था। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा एक संस्था है एनजीटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्था है। इसको आप देख सकते हैं कि जल वाला तो आपने देख लिया, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में, वायु वाला 1981 में आया था। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो 2010 में आया था। इसके अलावा प्रकाश श्रीवास्तव जो है एनजीटी के अध्यक्ष है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रख सकते हैं साथियों कि नेरी जो एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेरी ऐसे भी लिख सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये इसकी स्थापना 1958 में की जाती है और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थान। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ पर है, नागपुर में है। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे बढ़िएगा तो इसमें कुछ कुछ बातें और आपको निकल के सामने आएगी, जैसे कि सुनिएगा। इसमें दे रहा है कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का स्थापना 5 जून 1972 में किया था। इसका मुख्यालय याद रखिएगा, पूछा एग्जाम में कि यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। इसके अलावा कार्टेजना प्रोटोकॉल का संबंध किससे, जैव सुरक्षा समझौता से है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, ठीक है। इसके अलावा पूछा जा सकता है WWF आपके एग्जाम में पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड फंड जो है, फंड फॉर नेचर, इसका हेडक्वार्टर का है ग्लैड, स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। स्विट्जरलैंड ऑप्शन में था, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ दिवस को हम लोग देख लेते हैं कि दिवस कुछ मनाया जाता है, देखते हैं क्या क्या है। मत समझिएगा दिवस है ये, ठीक है। ये क्या है, पर्यावरण से संबंधित दिवस है कि जैसे आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, विश्व वन दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, सबको पता ही होगा। टाइगर डे 29 जुलाई को, प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को। तो थोड़ा सा ऐसे ही आप सबको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग 28 जुलाई आ गए। इसी के अलावा आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर से। कब से, 1994 से 16 सितंबर को हमने मनाना स्टार्ट किया था। विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक और पूछता है, क्या पूछता है कि अर्थ ओवरशूट डे, ठीक है। ये क्या होता है अर्थ ओवरशूट डे, याद रखिए हर साल अलग अलग डे होता है। वह दिन जिस दिन पूरे वर्ष का संसाधन उपयोग कर लिया जाता है, यानी कि एक साल का हम लोग संसाधन निश्चित करते हैं कि एक साल में इतने संसाधन हमको उपभोग करना है, लेकिन उससे जब कब खत्म हो जाता है उसी को अर्थ ओवरशूट डे कहते हैं। अगर 2024 की बात करें, 2024 में 1 तारीख को सारा संसाधन खत्म हो गया था, 1 अगस्त को, इसीलिए अर्थ ओवरशूट डे जो है, अर्थ ओवरशूट डे आपको 1 अगस्त को मनाया जाता है। वही बात किया जाए अर्थ आवर डे, तो अर्थ आवर डे क्या होता है, WWF के द्वारा ये जलवायु परिवर्तन के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और कहा जाता है कि 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक शनिवार के दिन हर साल के लिए 2024 का समय क्या है, 23 मार्च को मनाने का घोषणा किया गया है। इन सब बातों को ध्यान रखना है। तो ये पूछ रहा है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, चूंकि जो मांस खाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉर्निवोरस के नाम से जानते हैं। क्या, कॉर्निवोरस, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉर्निवोरस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको और पूछ सकता है कि जो हर्बीवोर क्या होता है, हर्बीवोरस कहते हैं, कर्निवोर या हर्बीवोर रस लगा देते हैं इसमें। हर्बीवोर जो होता है क्या होता है, इसको ध्यान रखिए, हर्बीवोरस जो होता है शाकाहारी होता है, जैसे कि जो मांस नहीं खाते हैं शाकाहारी को हम लोग हर्बीवोरस के नाम से जानते हैं। अगर वही पूछा जाए कि एक और होता है आपका मांसाहारी को आपने देख लिया कॉर्निवोरस, इसको हर्बीवोरस, और एक होता है आपका जिसको कहते हैं कि जो क्या करता है, सर्वाहारी।
सर्वहारी एक होता है। सर्वहारी का मतलब क्या होता है? जो सब कुछ, ठीक है, सब कुछ खाता है उसको सर्वहारी कहते हैं। और इसको कहते हैं ओमनीवोरस। क्या कहते हैं? ओमनीवोरस कहते हैं। याद रखिएगा कि सबसे अधिक पोषक तत्व यानी कि सबसे अधिक उच्चतम पोषण प्राप्त करता है कौन? ओमनीवोरस, यानी कि जो सर्वहारी होता है सबसे अधिक पोषण प्राप्त करता है। ये प्रश्न पूछा गया है और आगे के प्रश्न में आएगा जो पीसीएस में पूछा गया है कि सबसे अधिक पोषण किसको प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक पोषण ओमनीवोरस यानी कि सर्वहारी को प्राप्त होता है। ठीक है, शाकाहारी को हर्बीवोरस, मांसाहारी को हम लोग कार्बीवोरस के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग पोषण स्तर को देखेंगे आगे चलकर। इस प्रश्न का आंसर करेक्ट क्या होने वाला है साथियों? इस प्रश्न का आंसर होगा कि जो मांसाहारी होता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी, प्रथम पोषण अर्थ सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में एक टॉपिक पूछा जाता है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में। तो बस इतना ध्यान रखना है कि इकोलॉजी जो है इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा अर्नेस्ट हैकल, ये लॉ लिखा हुआ है हैकल, लॉ है अर्नेस्ट हैकल ने क्या प्रयोग किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो पूछेगा पारिस्थितिकी शब्द यानी इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो हैकल ने। लेकिन ऑप्शन में रहेगा रेटर, तो रेटर को ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आज तक रेटर रहा ही नहीं है। तो अर्नेस्ट हैकल को याद रखिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं कि वर्तमान में इसका आकार बढ़ते जा रहा है। ज़्यादा थ्योरी पर ध्यान नहीं देखना, जितना कहेंगे उतना ही ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है थोड़ा सा इसको देखिए। इसमें बढ़िएगा थोड़ा सा ऊपर तक इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी शब्द यानी इकोलॉजी किसने दिया था आपको? किसने दिया था? हैकल ने दिया था। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये शब्द पूछता है किसने दिया था? तो एजी ट्रांसले ने दिया था। एकदम याद रखिएगा, तंत्र ट्रांसले, टी एजी ट्रांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब इकोसिस्टम की विशेषताएं क्या होती है, एग्जाम में कई बार पूछा है। तो याद रखना चाहिए कोई सुनिश्चित क्षेत्र होना चाहिए। जितना कह रहा हूं बस पूरा यही ऑप्शन एग्जाम में छपने वाला है। एक सुनिश्चित क्षेत्र होना चाहिए, एक कार्यशील इकाई होना चाहिए, सब पीसेस में पूछा गया है। वही आपका आयोग फिर से पूछेगा। एक खुला तंत्र होना चाहिए, ठीक है, खुला तंत्र होना चाहिए। इसके अलावा अपनी उत्पादकता होनी चाहिए। और इसके 3 संगठन होते हैं, ऊर्जा, जैविक और अजैविक। ठीक है, जैविक अजैविक के बारे में हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। आपको यहाँ पे दिखाए हैं कि जैविक अजैविक के बारे में कब से आपको पढ़ा ही रहा था मैं। अब इसमें आइएगा तो कहा जाता है कि सबसे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर जाइएगा तो ऊर्जा की मात्रा घटती है। ये लिंडमैन का नियम है। लिंडमैन का नियम अभी दिखाऊंगा तब आप क्लियर हो जाएगा कि, लेकिन बस याद रखिएगा कि एक पोषी स्तर से दूसरा, जब मानिए कि पहले को दूसरा खाएगा तो पहले वाले को जितना एनर्जी मिल रहा था ना उतना नहीं मिलेगा। मानिए कि पौधा को जब कौन खाता है? हिरण खाती है, तो हिरण को एनर्जी ठीक ठाक मिलता है। लेकिन जब हिरण को खाएगा दूसरा आदमी तो उसका 10% ही एनर्जी उसको मिल पाएगा। तो इसको कहते हैं लिंडमैन का नियम। अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो बस इतना याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर की ऊर्जा जाती है तो उसकी ऊर्जा की मात्रा घटती है। प्राकृतिक, मानव, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र का जगह कौन सा है? तो याद रखिए समुद्र जो है सबसे बड़ा क्या है? प्राकृतिक इकोसिस्टम का क्या है? स्रोत है। और सबसे अस्थायी भी समुद्र है। एग्जाम में 100% छपने वाला सवाल है कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम समुद्र, सबसे अस्थायी इकोसिस्टम समुद्र, और सर्वहारी को सबसे अच्छा पोषण मिलता है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। और इसमें इकोसिस्टम की आपकी समस्याएं क्या? वनों का विनाश हो जाना, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये सब क्या है आपके इसके उदाहरण है। ठीक है, अब जीव भार पिरामिड के बारे में कह रहा है कि क्या होते हैं आपके स्थल मंडल होते हैं उसका पिरामिड सीधा होता है और जल मंडल का उल्टा होता है। क्या है अभी समझ में आपको आ जाएगा, दिखाऊंगा। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब का पिरामिड क्या होता है? उल्टा होता है। वही स्थलीय का क्या होता है? सीधा होता है। मरुस्थल और जल का उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है दिखा दूंगा अभी। समझ लीजिए कुछ भी दे रहे होंगे यहाँ से एक प्रश्न फिक्स है, तो ये प्रश्न को आप लोग अच्छा से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 3 इसके क्या होते हैं? 3 इसके स्टेज होते हैं। पहले को कहते हैं उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, दूसरे को कहते हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, और तीसरे को कहते हैं अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। ठीक है, तो उत्पादक क्या होता है? जो खुद से भोजन बना लेते हैं। क्या हम लोग खुद से भोजन बनाते हैं? हमें कहीं गैस से घर से रूम पे बना लेते हैं, वो भोजन बनाने की बात नहीं कर रहा है। यानी खुद से भोजन का उत्पादन कर पाता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया कर पाता है, जैसे हरे पौधे। तो हरे पौधे किस स्तर में आएंगे? उत्पादक में आएंगे। और ये प्रथम पोषी स्तर में आते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर क्या होता है? जो प्रथम वाले को खाता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। अब इसमें 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। प्राथमिक क्या होता है? जो पौधा को खाता है, यानी जो शाकाहारी है सब प्राथमिक में जाएगा। तो पूछा गया प्राथमिक कौन कौन था? हिरण हो गया, बकरी हो गया, टिड्डा, खरगोश, ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। उत्पादक नहीं, उत्पादक ये है, प्राथमिक उपभोक्ता है ये लोग। द्वितीय उपभोक्ता में कौन आएंगे? जो प्राथमिक को खाते हैं, जैसे कि आपको बाघ खाएगा बकरी को, शेर खाएगा बकरी को, बिल्ली खाएगी किसी और को, इसी में से खरगोश वगैरह किसी को खा लेगी। चलिए
कुत्ता खाएगा इसी में से किसी को, मेढक। तो जो प्राथमिक को खाता है द्वितीयक होता है। अब तृतीयक क्या होता है, अब कुछ द्वितीयक भी तृतीयक में आ जाते हैं। जो द्वितीयक होता है तृतीयक को खाता है, जैसे कि सांप को देखिएगा मेढक को खा जाता है, तो खा रहा है ना, द्वितीयक को तृतीयक द्वितीयक का कहा जा रहा है। तो ऐसे ही लेकिन शेर जो होता है मांस जो शेर और बाघ दोनों में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक डिकम्पोजर होता है जो सड़ा गला देता है, अगर कोई चीज़ मर जाता है, मानिए कोई मरा हुआ चीज़ है, उसको अपघटक करता है। बाकी इसमें ज़्यादा ये ध्यान नहीं रखना है आपको, बस जीवाणु बैक्टीरिया को याद रखिएगा, इसको हम लोग कंज्यूमर यानी कि अपघटक में इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं अगर, तो इसमें एक लिंडमैन का रूल क्या है, ध्यान से देखिएगा। लिंडमैन का 10% रूल कहा जाता है। ये क्या है कि ऊर्जा का स्तर जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाता है तो ऊर्जा घटती जाती है। कितना परसेंट? मात्र 10% ही ऊर्जा क्या होती है, ट्रांसफर हो पाती है। कहने का मतलब है कि हाँ, मैंने एक उदाहरण लिया है कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी अगर 1 लाख किसी के पास ऊर्जा, सूर्य के पास 1 लाख ऊर्जा छोड़ रही है, तो सूर्य से आपको पौधा तक आती आती ये कितनी हो जाएगी, 4 जीरो, यानी कि 10,000 हो जाएगी, 10% कम होके। अब पौधा से आपको पौधा हिरन जो पौधा को खाएगा तो इसको 10% कम मिलेगा, यानी कि 10,000 का 10% निकालेगा तो 1,000 बचेगा। अब हिरन को बाघ खाएगा तो इसको मात्र इसका 10% मिलेगा, यानी कि इसको मात्र 100 मिलेगा। अब बाघ को सांप खाएगा तो इसका मात्र 10% मिलेगा, यानी कि 10% मिलेगा। और सांप को जब क्या खाएगा, सांप को जब अगला जीव कोई खाएगा तो इसको क्या मिलेगा, आपको मात्र 1% ऊर्जा मिल पाएगी, यानी कि अपघटक को मात्र लास्ट में 1% ही ऊर्जा मिल रही है। तो आप मांसाहारी समझ के अपने आप को भाग्यशाली मत समझिएगा या ऐसे बड़ा चीज़ मत समझिएगा, ठीक है। लेकिन ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे क्या होता है, आपका कम ही होते जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसमें पिरामिड के बारे में कहा गया है। याद रखिएगा, पिरामिड में ध्यान रखिए, उत्पादक जो होता है फर्स्ट स्टेज पे, स्टेज याद रखिए, उत्पादक जो होता है फर्स्ट स्टेज पे कन्फ्यूजन होता है। कई लोग प्राथमिक को 1 नंबर समझते हैं, नहीं, प्राथमिक जो होता है आपको कितने नंबर पे आता है, दूसरे स्टेज में आ जाता है, ठीक है। द्वितीयक जो होता है तृतीयक इसके तीसरे स्टेज में आते हैं, और अपघटक एक अगला 4th स्टेज में। तो याद रखिएगा, प्राथमिक उत्पादक फर्स्ट स्टेज में, प्राथमिक सेकंड स्टेज में, द्वितीयक तृतीयक 3rd स्टेज में, और अपघटक 4th स्टेज में आता है। याद रखिए, अस्तल होता है, अस्तल का पिरामिड सीधा होता है, इसका मतलब समझ रहे हैं, सीधा मतलब नीचे चौड़ा है ऊपर पतला है, यानी कि उत्पादक सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ चौड़ा लग रहा है ना, ज़्यादा होगा, यानी कि सबसे अधिक क्या होंगे हमारे यहाँ पे पेड़ पौधा सबसे अधिक है हमारे अस्थल की बात कर रहा है। उसके बाद तो थोड़ा ऊपर जाइएगा तो पिरामिड थोड़ा हल्का हो जाएगा, यानी कहे ना बकरी उकरी इससे कम पाई जाएगी पेड़ पौधा से। उसके ऊपर जाइएगा तो बाघ थोड़ा सा और कम पाया जाएगा इसके कंपेयर में। थोड़ा सा और ऊपर जाइएगा तो आपको सांप उप इसके कंपेयर में कम पाया जाएगा, और एकदम ऊपर जाइएगा तो बैक्टीरिया वगैरह एकदम कम पाया जाता है। इसी को कहते हैं पिरामिड का सीधा उल्टा। मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर पहले नहीं होगा, तो आज क्लियर कर लीजिए ये चीज़, ठीक है। तो पिरामिड स्थल, बस इतना पूछेगा कि स्थल मंडल का पिरामिड क्या होता है, सीधा होता है। लेकिन याद रखिए कि वही मरुस्थल, यहाँ पे लिखा हुआ दिख नहीं रहा आपको, वही मरुस्थल या फिर कह सकते हैं कि आपको जलीय तंत्र का पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जल में क्या होता है कि सबसे अधिक क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। उससे कम क्या होगा आपका, उससे कम आपका क्या हो जाएगा, आपका तृतीयक हो जाएगा। तृतीयक से कम क्या होगा आपका, द्वितीयक हो जाएगा। द्वितीयक से कम प्राथमिक, और सबसे कम पेड़ पौधा जल में, मरुस्थल में। आप जानते ही होंगे कि पेड़ पौधों की संख्या कम, इसीलिए कहा जाता है कि जो पिरामिड जो होता है किसका, मरुस्थल का, या फिर कहे तो किसका, मरुस्थल का, या फिर आप कहे तो किसका पौधा, मरुस्थल या फिर आपका किसके हम बात कर रहे थे, जलमंडल का, इसका पिरामिड उल्टा होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न पे थे, इसका तो हम लोग आंसर कर लिए थे, कार्निवोर। अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस है। अब आप इसको हरित गृह मतलब कि ग्रीन हाउस गैस, आज तक हो सकता है कि आपको ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर कह सकते हैं कि क्या जलवायु परिवर्तन, ये सब पता नहीं होगा। तो मैं आपको आज को क्लियर करता हूँ कि ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है और कैसे इसको समझेंगे। एक PDF है मेरे पास, उससे आपको क्लियर करते हैं। बहुत मेहनत लगता है साथियों, दबा के वीडियो शेयर करिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि 12 बजे रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ आपको दिन भर ये काम करने के बाद से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको। अगर ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो यहाँ देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका तात्पर्य जानेंगे, कारण जानेंगे, प्रभाव इसका पृथ्वी पर, मानव पर, सबका जानेंगे। सामान्य अर्थ क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या होता है कि जब पृथ्वी का सामान्य टेम्परेचर बढ़ जाए, पृथ्वी का 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, यहाँ पर लिखा गया है, अगर उससे टेम्परेचर बढ़ जाए चाहे जिस कारण से भी, इस प्रभाव को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, यानी वैश्विक तापन कहा जाता है। क्या समझिए आप, पृथ्वी का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस होता है, किसी कारणवश जब उसका टेम्परेचर बदल के 14 से ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ग्रीन हाउस गैस, या फिर ग्रीन हाउस क्या कहते हैं, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या होता है। आप सब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर जो बढ़ जाए 14 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा, इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहते हैं हिंदी में। लेकिन जो इसका कारण बनता है, उस कारण को हम लोग क्या कहते हैं,
ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, यानी कि जिस कारण से तापमान बढ़ता है उस कारण को हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जो गैसें जिम्मेदार होती है उस गैसों को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा किसने दी? जोसेफ फोरियर दी। पूछा गया प्रश्न में कब दिया? 1824 में से ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना इन्होंने दिया था। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जानिए ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि हरित गृह प्रभाव एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा विकिरण का अवशोषण करके वायुमंडल के तापमान को बढ़ा दिया जाता है। सुनिएगा, यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली डायग्राम ये दिखा रहा है कि यहाँ सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य से प्रकाश आएगा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर आकर फिर लौट जाता है, लेकिन लौटते समय वायुमंडल में कुछ गैसें होती हैं जो इस टेम्परेचर को अपने आप में रोक के रखती हैं, और यही क्या करती है, फिर पृथ्वी पर आपको गर्म कर देती है, गिरा देती है। तो इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये होती है, गैसें कहलाती है ग्रीन हाउस गैसेस, और ये जो प्रभाव होता है इसका गैस के कारण पृथ्वी का गर्म होना, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जो 14 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो बढ़ रहा था, इसको वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या क्या होते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में याद रखिएगा कि सबसे एक नंबर पे लिखा हुआ है जलवाष्प। तो कभी भी का प्रश्न पूछे, बीपीएससी 5 बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में प्रश्न कि सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस में क्या पाया जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ओजोन दे देगा, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो लोग टिक कर दें। नहीं भाई, नॉन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, क्योंकि निम्न में से जब कहेगा तब लीजिएगा किसी को, क्योंकि सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, सबसे अधिक जलवाष्प होता है। लोगों को लगता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसका क्रम याद रखिए, सबसे ज़्यादा जलवाष्प, फिर CO2, फिर मीथेन, तब CFC, उसके बाद से O3, उसके बाद से नाइट्रस ऑक्साइड। इसका क्रम ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 का क्रम आपको ध्यान रखना है, जलवाष्प का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सबसे अधिक पूछा जाए, निम्न में से कहे तो ये ले लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं जो अधिक है, लेकिन है सबसे अधिक जब कहे नॉर्मल, बिना निम्नलिखित में से कहे हुए, तो आपको उपयुक्त में से कोई नहीं लेना है। जब जलवाष्प नहीं है, जलवाष्प होगा तो इसको टिक करना है। ठीक है। अब प्रदूषण भी हो गया, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, ये भी हो जाएगा। सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस कौन इफेक्ट पैदा करता है, तो आपको चीन है, उसके बाद अमेरिका, और तीसरा स्थान पे अपना देश भारत आता है। अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से बहुत सारे हमारे को नुकसान होते हैं, जैसे पृथ्वी पर भी प्रभाव पड़ता है और मानव पर भी पड़ता है। अब इसको देखते हैं कि इसका मानव पर, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं, लास्ट में दिया गया होगा इसके बारे में। देखिए, मानव और पृथ्वी पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सिंपल सी बात आप यही कह सकते हैं कि मानव और पृथ्वी पर क्या प्रभाव, सिंपल सी बात आप यही कह सकते हैं, मानव और पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है, जलवायु परिवर्तन। सबसे पहले क्या होगा, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। इसका कारण क्या हुआ, आपका ग्रीन हाउस गैसेज हुआ। ग्रीन हाउस गैसेज से क्या होगा, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होगा, आपको जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि जलवायु समय से नहीं चलेगी, अत्यधिक वर्षा हो जाएगी, या फिर अत्यधिक तापमान बढ़ जाएगा, या फिर ये सब अत्यधिक ठंडी पड़ने लगेगी। तो ये सब इसके प्रभाव हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब हम लोग एकदम खोल के पढ़ेंगे। अब मीथेन को हम देख लिए, तो मीथेन से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं और इसका जगह स्थल पूछा जाता है, सारे शिफ्ट में पूछा गया है। मीथेन दलदली भूमि, इसलिए मार्स गैस कहते हैं, दलदली भूमि में पाया जाता है। धान के खेत में पशु जुगाली करते हैं, उसमें दीमक के घर में, ये सब मीथेन गैस यहाँ पर पाया जाता है। और LPG सिलेंडर हो गया, या फिर कह सकते हैं CNG गैस हो गया, सब में क्या होता है, मीथेन प्राकृतिक रूप से आपको निश्चित रूप से पाया जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते। सवाल तो यही था, सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से हरित गृह गैस कौन नहीं है। ये 6 to 8 में पूछा गया है आपका 8 दिसंबर 2023 को। कौन नहीं है पूछ रहा है, तो मीथेन भी था आपके, इसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड भी था, लेकिन आर्गन नहीं था। तो क्या हो जाएगा, आर्गन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर शिफ्ट में पूछा गया। कह रहा है कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति, मैं पहले ही बताया था कि 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आती है, और इसका संशोधन कब किया था, 1988 में किया जाता है। अब इसके अनुसार भारत में वनावरण जो है कितना है, तो उसके हिसाब से कहा जाए कितना रखने का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा 33% वनावरण रखने का प्रावधान किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। याद रखिएगा कि 1987 से फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया जाता है, वन स्थिति रिपोर्ट, और कितने वर्षों पे, प्रत्येक 2 वर्षों पे जारी किया जाता है। ये कौन सा 17वीं रिपोर्ट था, नया रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। अब इसमें वनावरण जो है, भारत में वनावरण जो है 21.71% है। वही वृक्षावरण जो है आपकी कितने हैं, 2.91%। कुल मिला के सबसे अधिक वनावरण, या फिर ये पूछेगा कुल आपको, तो कुल दोनों जोड़िएगा तो 24.62% आएगा। 24.5 आंसर आप ले सकते हैं।
टोटल भारत में कितने क्षेत्रफल पर वन है? 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है। अगर वन की बात करें सबसे अधिक किस राज्य में वन है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। फर्स्ट पोजीशन आपके प्रतिशत के हिसाब से किसका है? मिजोरम का 84.53%, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। सबसे कम वन यहाँ पे ढक गया है, हरियाणा है, आपको दिख जाएगा, कहिए तो दिखा दो, हरियाणा यहाँ पे लिखा होगा। इसके अलावा बिहार में अगर आते हैं तो बिहार में वनावरण जो है 7.84%। बिहार का नहीं पूछा जाता है, लेकिन पीसीएस में पूछा जाता है बिहार का ही, तो आप में भी पूछा जा सकता है। इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर दिखाऊंगा अगर नहीं बना के आइएगा तो। बिहार में वनावरण जो है 7.84%, वृक्षावरण जो है 2.84%, और कुल क्या है आपके 10.32। यही ज़्यादा पूछेगा बिहार में आपका वनावरण 7.84। याद रखिए, ऑप्शन देखिए आपको याद आ जाएगा। तो ये आपके सारे फैक्ट याद रखना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कहती कितना 33% वनों को रखने का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न दिख रहा होगा कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन है? सारे आपके टीआरई के प्रश्न है ये भी। भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में लगभग 85%। याद रखिएगा, अब ज़्यादा मैं चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो चीज़ें मैं ऑलरेडी थ्योरी में एक्सप्लेन अभी कर दिया हूँ, ठीक है? तो हम लोग मार के निकलेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सबसे अधिक ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक ज्वारीय वन 2 जगह पाए जाते हैं, एक पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात। लेकिन सबसे अधिक पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक ज्वारीय वन पाए जाते हैं, और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए क्या है, ये फेमस है, ठीक है? चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण से संबंधित था? तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये आंदोलन कौन सा था आपका? चिपको आंदोलन था। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। डिस्ट्रिक्ट आपका चमोली था, उत्तराखंड उस समय था, अभी उत्तर प्रदेश है। और ध्यान रखिएगा इसके नेता को याद रखिएगा, गौरा देवी। कौन थे इसके नेता? गौरा देवी को याद रखिएगा। इसके अलावा याद रख सकते दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट। इसके अलावा आपका गोविंद सिंह रावत, गोविंद सिंह रावत का नाम याद रख सकते हैं। और सबसे पहला नाम जो है वो तो आपको पता ही होगा, सबको पता है, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। तो नाम याद रखिए, सुंदरलाल बहुगुणा। उसके अलावा गौरा देवी, उसके बाद से चंडी प्रसाद भट्ट, उसके बाद से गोविंद सिंह रावत। तो इन सब नामों को ध्यान रखिए कि ये चिपको आंदोलन जो था वनों की कटाई से संबंधित था। सबको पता था इसके आंदोलन के बारे में, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। नौदान्य आंदोलन का संबंध था जैव सुरक्षा से संबंधित, जैव विविधता संरक्षण, यानी कि अलग अलग पौधा प्रजातियों का विकास और जैव संरक्षण से संबंधित था। और इसके वंदना जो थी, वंदना शिवा क्या थी, इसकी प्रणेता थी, तो वंदना शिवा याद रखिएगा। बीज बचाओ आंदोलन पुराने बीजों को संरक्षण को लेकर था, इसके कौन थे? विजय जड़धर क्या थे, इसके नेता थे विजय जड़धर, इसका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में वनावरण जो है कितना है? तो मैंने बताया था 24.62%, लेकिन लगभग में आंसर लिया था आयोग ने 24.5% इसका आंसर लिया गया था, और ये टीआरई का प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वन क्या है, वन किस तरह का समुदाय है, ये पूछ रहा है। तो वन क्या है? एक तरह का जैविक समुदाय है, वनस्पतिक समुदाय है, पारिस्थितिकी समुदाय। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? वन एक तरह का क्या है? जैविक समुदाय है। ऑप्शन क्या होगा? ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, अभी पहले एक्सप्लेन किया हूं मैं कि किस प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है। किसी प्रजाति का विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य पूछा है तो प्रवास का नष्ट हो जाना। आपने पढ़ा था उस समय, आपको रिवीजन कराया था कि किसी प्रजाति का विलुप्त होना या फिर जैव विविधता का आपका नाश होने का सबसे बड़ा कारण क्या? किसी प्राकृतिक आवास का नष्ट हो जाना, पहले मैंने बताया था। दूसरा क्या? ग्लोबल वार्मिंग बताया था। तीसरा आपका विदेशी प्रजातियों का आक्रमण बताया था, और चौथा औद्योगिकरण बताया था। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप नोट करिएगा, ठीक है? ऑलरेडी मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद मैंने कहा आपका विदेशी प्रजाति का आक्रमण और नगरीकरण, औद्योगिकरण से क्या होता है? आपका जैव विविधता का ह्रास होता है। तो विलुप्त प्राय प्राणी के लिए प्राकृतिक आवास का नष्ट हो जाना सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ पर? ज्वारनद मुक्त, मतलब कि आप पता ही होगा वेस्ट बंगाल और कच्छ की खाड़ी में क्या पाया जाता है? आपके ज्वारीय वन पाए जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, भारत में असुरक्षित प्राणी कौन सी है? इसके लिए रेड डाटा लिस्ट मैंने बताया था IUCN के द्वारा जारी की जाती है, और विलुप्त प्राय प्राणी या फिर विलुप्त के कगार पर हुए प्राणियों को रखा जाता है इसमें। तो इसमें से एक से अधिक क्या हो जाएंगे जो कि आपको उस लिस्ट में शामिल किया गया, तो क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न पर आते हैं कि भारत में वन संसाधनों का ह्रास यानी कि वन के बर्बादी का प्रमुख कारण क्या है? कृषि का विस्तार इसका प्रमुख कारण है। आयोग ने यही आंसर लिया था, तो आयोग का आंसर के हिसाब से मैं कहा कि रीजन तो सब हो जाएंगे, लेकिन प्रमुख कारण क्या हो जाएंगे? आपके कृषि का प्रसार प्रमुख कारण हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों का विकास किसके द्वारा प्रचलित किया गया? तो याद रखिएगा आपको इसमें इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी बीच बचाव, नौदाने, तवा, मत्स्य सबके द्वारा, यानी कि एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था? तो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हम लोग थोड़ा सा फैक्ट को देखते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए एक लिस्ट को हम लोग देखते हैं। ये लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें राज्य वाइज हम दे रखे हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिए सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी में है। वही कहा जाए वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, लास्ट में मैं सब लिख दिया हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। भारत में स्थापित पहला जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या था आपका? उत्तराखंड में था, उसका नाम था हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस नहीं, सॉरी, हेमिस कह रहे हैं। उसका नाम क्या था आप बताइएगा? इसका नाम क्या था आपका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जिसको रामगंगा नदी के बीचों बीच बसाया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, पहला था 1935 में बना था। कभी कभी आपसे डेट भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश वाइज हम देखते हैं। लद्दाख में एक है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, इसको याद रखिए। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट, जिसको सलीम अली कहते हैं। दाची ग्राम किसके लिए? फुंगल के लिए फेमस है। किश्तवाड़ जो है, रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप भले आपको बैक करके दोबारा देखना है, देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है मेरे को। अब आते हैं आपको, अगला आते हैं किसमें? हरियाणा में। तो कालेश्वर और सुल्तान दो हरियाणा में है। राजस्थान में भरतपुर, जो केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहा जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? पक्षियों के लिए, सारस के लिए पॉपुलर। ध्यान रखिए भरतपुर में स्थित है ये। रणथंभ और सरिस्का दोनों किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए। दोनों कहाँ पर है? राजस्थान में ये भी स्थित है। इसके नीचे थोड़ा सा आते हैं हम लोग, तो इसको देखते हैं आगे। तो इसमें आइएगा, देखिएगा हिमाचल प्रदेश में रोहेला है, खीरगंगा, पीन वैली, ग्रेट हिमालय। रोहेला, खीरगंगा, पीन वैली, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश में है। वही उत्तर प्रदेश में दुधवा या पीलीभीत या चंद्रप्रभा है। उसके अलावा बिहार में वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, पश्चिमी चंपारण में मात्र बिहार का एक नेशनल पार्क है। संजीव गांधी जैविक उद्यान आपको पटना में स्थित है, सबको पता होगा। झारखंड में बेतला है, पलामू है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, थोड़ा सा इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। उत्तराखंड में आपको दिख रहा होगा कि जिम कॉर्बेट है, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है। मैं पहले ही बात कहा था। ठीक है, इसका नाम हेली नेशनल पार्क पुराना नाम है, हेली। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। नंदा देवी है, राजा जी है, फूलों की घाटी, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। और ये नंदा देवी और राजा जी किसके लिए? टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, माधव, सतपुड़ा, पेंच। पेंच जो है मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र दोनों में स्थित है। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपको पश्चिम बंगाल में बुक्सा है, सुंदरवन है, जलदपाड़ा है। इसके अलावा असम में डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस है, नमेरी है, ओरांग है, राममोना है, दिहांग पटकाई है। अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी मैरीन है, माउंट हैरियट है, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी लक्ष्मीबाई है। अब आगे थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के, और नॉर्थ ईस्ट का आजकल नया पूछ रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा सबको। आइएगा मेघालय में, तो बाला फकरम नोकरेक इंपॉर्टेंट है, BBI है, दोनों को याद रखिए। बाला फकरम नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय में है। वहीं आपको अरुणाचल प्रदेश में दो है, माओलिंग और नामदफा। दोनों के दोनों अपने आप में क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इटांगी का है मणिपुर में, काम चला हूँ, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। और मणिपुर में एक है केबू लामजाओ, और तैरता हुआ ये क्या है आपका? नेशनल पार्क है। किस में स्थित है? लोकटक झील में स्थित है। मैंने आज ही पढ़ाया था द ऑफिसर्स क्लासेस पे। मिजोरम में मुरलेन है, फोंगफुई है, जिसको नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके नीचे आइएगा तो पकुई है, तो पकुई को भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कहा कि भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क MP में है, वहीं सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार में स्थित। यहाँ पर कुछ स्टेट आपके छूट ही गए थे। छत्तीसगढ़ में आपको इंद्रावती है, कांगेर घाटी है, घासीदास है। उड़ीसा में भितरकनिका है, कछुआ के लिए फेमस है, सिमलीपाल हो गया। इसके अलावा कर्नाटक में आपका अंसी, बांदीपुर, बरेनहट्टा, कुद्रेमुख, राजीव गांधी, जिसको नगर होल कहते हैं। केरल में पेरियार है, जो हाथी के लिए फेमस है, और साइलेंट वैली है। इसके थोड़ा सा नीचे और आते हैं हम लोग, तो गुजरात में आपको दिख रहा होगा साथियों, गुजरात में आपका गिर है, मैरीन है, जिसको कच्ची खाड़ी भी कहते हैं हम लोग। उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। महाराष्ट्र में चंदोली है, संजय गांधी, बोरीवली है। नौगांव है, पेंच आपको पता है, MP और महाराष्ट्र दोनों जगह है, मैंने पहले भी बताया था। तमिलनाडु में मन्नार मैरीन, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई जो है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर। तेलंगाना में काशु ब्रह्मादन रेड्डी और महावीर हरियाणा वनस्थली है। गोवा में महावीर और मोलम, जिसको कहते हैं, आपके एग्जाम में पूछा भी है, इसको ध्यान रखिएगा। मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि कभी दिखाई आपको दिया नहीं है, लेकिन आज दिख रहा होगा। अब भारत में जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है कि जीव जंतुओं को वहाँ पर संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। और प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि पहला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या था? नीलगिरी था, 1986 में बना था, ये डेट याद रखिएगा ईयर।
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में, वही नीलगिरी पर्वत वाली बात है ये। दूसरा भी याद रख सकते हैं, नंदा देवी 1988 में बना था, ईयर इसका भी याद रख लीजिएगा, उत्तराखंड में है। इसके अलावा नोकरेक कहाँ पर है, मेघालय में है। और गारो जो पहाड़ी है वहीं पर स्थित है। मन्नार जो है आपके तमिलनाडु में है। और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। मानस असम में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में, डिब्रू सैखोवा असम में है, और दिबांग का है आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और थोड़ा सा नीचे हम लोग आते हैं तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। अगस्त्यमलाई तमिलनाडु केरल में है। इसके अलावा अचानक कुमार अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थित है। कच्छ का रण जो है गुजरात में स्थित है। कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा क्या पूछा जाता है, इसको शामिल किया गया है कहाँ, यूनेस्को के नेटवर्क में, थोड़ा सा उसको देख लीजिए, वो भी आपके टीआरई में पूछा गया है। इस लिस्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। टोटल मैंने कहा कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पहला क्या है, नीलगिरी है, लेकिन 18 में से 12 को शामिल किया गया किसमें, यूनेस्को विश्व नेटवर्क में मान्यता प्राप्त है। तो 12 का नाम थोड़ा सा आपको कॉल कर लेना चाहिए, रिकॉल। 12 का मत याद रखिएगा, 6 का याद रखिएगा, जो नहीं प्राप्त है वो ज़्यादा आसान होगा। ये सब स्मार्ट स्ट्रेटजी है। 6 जिसको नहीं मिला उसको ध्यान रखिए। पूछता है किसको मिला है किसको नहीं मिला है, तो ऐसा प्रश्न पूछा था, जो सबको मिला था वही पूछ दिया था। तो पूछा था किसको नहीं मिला है, तो पिक में से कोई नहीं आंसर हुआ था, क्योंकि सबको मिला था। ठीक है, नीलगिरी को मिला है, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, इसके अलावा सिम्पलीपाल, अचानक कुमार, अमरकंटक जिसको कहते हैं, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पन्ना, इन सबको क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे अगर बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ देख पा रहे होंगे, कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए थे, प्रोजेक्ट को याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कहे तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, 1973 में आया था। हाथी एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था, 1992 में आया था। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट कब आया था, 1974 में आया था। गिद्ध संरक्षण कब आया था, 2006 में आया था। और डेक्नोफेनल एक दवा है जिसके कारण गिद्धों की प्रजातियां क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार पूछ रहा है एग्जाम में, पीसीएस में पूछा, आपके एग्जाम में भी देखना, ये छप सकता है प्रश्न कि किस दवा के कारण गिद्धों की प्रजातियां समाप्त हो रही है। तो एक डेक्नोफेनल दवा है जो कि आपको पशुओं को दिया जाता है, और गिद्ध जो होते हैं पशु को खाते हैं, तो क्या होते हैं, उनको प्रभावित करता है, वो मर जाते हैं। तो डेक्नोफेनल दवा का नाम याद रखेगा। गंगा नदी डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में इसको घोषित किया गया था, 5 अक्टूबर को घोषित किया गया था, 5 अक्टूबर 2009 को। और इसको गैंगटिक डॉल्फिन को आपको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, और इसीलिए डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। मैंने पहले भी बताया कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं हम लोग, टाइगर ऑफ मैन ऑफ इंडिया आपको कैलाश अंकल को, और बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जिम कार्बेट 1935 में बना था, और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान आपके एमपी में स्थित है। ठीक है, और सर इसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सलीम अली को बर्ड्समैन, कैलाश अंकल को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में स्थित है। आपका कहानी खत्म। अब लगभग थ्योरी का सेक्शन सारा खत्म हो गया। आप क्वेश्चन पर आएंगे। कह रहे हैं कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट है, 1935 में बना था। ठीक है, तो इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पर, उत्तराखंड में अवस्थित है, रामगंगा नदी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, कह रहा है अगला प्रश्न, देख रहे होंगे, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, ये आपको पता है, हुंगल या फिर कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसमें आपके निम्नलिखित में से कहा है, तो आपको ऑप्शन में नहीं है वो चीज़ जो कि आपको चाहिए, मध्य प्रदेश होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, जिसके कारण हमको आंसर क्या लेना पड़ेगा, अंडमान निकोबार लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे स्थान पे ये आता है, ऑप्शन में और कोई नहीं है। महाराष्ट्र में भी ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शन नहीं होने के कारण आपको ये लेना पड़ेगा, लेकिन एमपी में सबसे अधिक है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से सुमेलित कौन नहीं है। तो सुमेलित चलिए मैच करते हैं। बांदीपुर कर्नाटका में है, बिल्कुल सही है। राजाजी उत्तराखंड में, बिल्कुल सही। सिमलीपाल उड़ीसा में। पिन वैली आपका कहाँ है, हिमाचल में है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखिएगा ये जम्मू कश्मीर इसका आंसर नहीं होगा। तो इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन डी क्या है आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि सुमेलित करने वाला प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सुमेलित करने की कोशिश करते हैं। पहला कहेगा कि काजीरंगा, काजीरंगा किसके लिए फेमस है भाई, काजीरंगा आपको गेंडा के लिए, तो ए का 4 हो जाएगा, 2 ऑप्शन में है। गिर किसके लिए फेमस है, गिर आपको एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। सुंदरवन किसके लिए, बाघ के लिए फेमस है, तो सी का 1 हो जाएगा। और पेरियार जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो डी का क्या हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन इसमें से सी क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा फास्ट अब बढ़ेंगे क्योंकि सारा थ्योरी कर चुके हैं, बस रामसर साइट्स बचा हुआ है, उसको थोड़ा सा एक बार हम लोग झटके में कर लेंगे।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसीलिए अनूठा है क्योंकि एक प्लवन है। सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कौन सा तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो ध्यान रखना है कि क्या है, केबू लामजाओ क्या है आपका तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो क्या होगा केबू लामजाओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, केबुल लामजाओ मणिपुर में है और किस झील में, लोकटक झील में अवस्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करिए आप ही। बांधवगढ़ का है, बांधवगढ़ एमपी में है, तो क्या हो जाएगा ए का आपका 3 हो जाएगा, 2 ऑप्शन में है। इसके अलावा आपका बांदीपुर का है, बांदीपुर आपका कर्नाटका में है, बी का 4 हो जाएगा। इसके अलावा रोहेला जो है कहाँ पर है, रोहेला हिमाचल में है, तो सी का 1 हो जाएगा और गिर गुजरात में है, 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि एक सिंग गेंडे के लिए प्रसिद्ध राज्य का नाम है, असम और राज्य है काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे प्रश्नों पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है गोवा में है। आपके एग्जाम में ये पूछा हुआ टीआरई में प्रश्न है, कुछ टीआरई के प्रश्न, कुछ पीसीएस के प्रश्न, सबको मिला के चल रहे हैं हम। कह रहे हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया था, सबको पता है विश्व जल दिवस कब मनाया था भाई, तो आपको पता होना चाहिए। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया था, वही 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सब आपको एक बार रिकॉल करवा चुका हूँ। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, मैंने बताया कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस बताया, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, सब मैं बता चुका हूँ। तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल जाके कर लीजिएगा, मैं रिकॉल करवा चुका हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो बांधवगढ़ जो है किस राज्य में भाई, मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है किस पे आपको एमपी में ही अवस्थित है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिर से सुमेलित करने वाला एक प्रश्न आ गया। कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करिए, छूट नहीं रहा है ना कुछ। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हम क्या कर रहे हैं, सुमेलित कर रहे थे। सुमेलित करने के क्रम में आइए हम लोग देखते हैं किसमें क्या क्या जाएगा। बांदीपुर कहाँ चला जाएगा, बांदीपुर आपका कर्नाटक में जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। दूसरा मानस कहाँ जाएगा, असम में, बी का 1 हो जाएगा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, सी का 2। सिमलीपाल उड़ीसा यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल करेंगे अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मैंने अभी बताया कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत आपको इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 से, लेकिन एलिफेंट प्रोजेक्ट आपको 1992 से चलाया जाता है। मगरमच्छ प्रोजेक्ट 1974 से चलाया जाता है। सबको आपको ध्यान रखना है। गैंगटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया था, 5 अक्टूबर 2009 को, इसीलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, कैसा है भाई, घास स्थल है, कृषि उद्यान है, वायुमंडलीय संतुलन है, आनुवंशिक विभिन्नता क्या है। तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या होगा, आपका आनुवंशिक विभिन्नता पाया जाएगा, यानी कि अलग अलग जीव के तरह के जीव पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में के सभी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के द्वारा क्या है, मान्यता प्राप्त है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो यूनेस्को के सिटी लिस्ट में शामिल नहीं है। तो अभी जो 18 बताया था कि 18 क्या है, जीवमंडल हमारे आरक्षित क्षेत्र है। सब एक्सप्लेन पहले ही थ्योरी कर दिया कि बाद में हम लोग भागेंगे फास्ट, ठीक है। तो 18 में से किसको, 12 को क्या मिल चुका है, यूनेस्को द्वारा नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो उन 12 को छोड़ के जो 6 बच गए नहीं शामिल किया। तो इसमें जाकर लिस्ट देखिएगा तो मन्नार भी है, कंचनजंगा भी है, नंदा देवी और सुंदरवन, यानी कि सारे को क्या किया गया है, सारे को शामिल किया गया है। तो क्या करें, कौन सा शामिल नहीं है, सब शामिल है, नहीं कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसका ई करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, नहीं है और हाँ है वाला, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें सुमेलित छाटना है। सिमलीपाल उड़ीसा में बिल्कुल करेक्ट है, नोक्रेक मेघालय में बिल्कुल करेक्ट है, अगस्त्यमलाई केरल में है, कंचनजंगा हिमाचल में, ये भी करेक्ट है। अगस्त्यमलाई एक कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम में है, ना कि आपके हिमाचल प्रदेश में। खीर वैली, पिन वैली, ये सब कहाँ है, आपके हिमाचल में है। तो इसका क्या होगा, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्नों पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिख रहा हो कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन पाई जाती है। मैं बार बार एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ कि नाइट्रोजन सबसे अधिक, लगभग 78% वायुमंडल में हमारा पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर वायुमंडल की परत का अनुक्रम बताइए। भाई 4 दिन से रट रहा हूँ इसी प्रश्न को, तो इसमें फिर से मैं नहीं रुकूंगा। ये इसका अनुक्रम मैंने क्या बताया था, यहाँ पर सबसे नीचे क्या है, क्षोभ मंडल स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद से मेसोस्फीयर, उसके बाद से आयन मंडल है, उसके बाद से क्या हो जाएगा आपको एक्सोस्फीयर है। तो इसको मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका क्रम नीचे से ऊपर सजाना है। तो इसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर सबसे नीचे क्षोभ होगा, क्षोभ के बाद से समताप होगा, समताप के बाद क्या होगा, मध्य होगा, मध्य के बाद आयन मंडल होगा। ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए,
ऑप्शन इसका मेरे ख्याल से सी करेक्ट होना चाहिए, तो सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सुनिएगा। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो सबसे नीचे क्या होगा भाई, क्या बताने वाली बात है, इसीलिए कहते हैं इंग्लिश में भी याद रखिएगा। सबसे नीचे क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर, जिसको क्षोभमंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल के संस्तरों में एवं उनका अभिलक्षणों के बारे में कौन सा सुमेलित है। क्षोभमंडल में मौसम संबंधी दशाएं बिल्कुल करेक्ट है, मैंने बताया था। समताप में ओजोन बिल्कुल करेक्ट है। आयन में पृथ्वी की सतह की रेडियो तरंगें परावर्तित होती है, आयन मंडल में भी करेक्ट है। और मध्य मंडल में ज्योति ध्रुव, अस्ट्रोबला, बोरियलिस वगैरह, तो यानी क्या होगा, ज्योति ध्रुव, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, यानी कि सब सुमेलित था उसमें। अगले प्रश्न पर आते हैं, रेडियो तरंगों का विक्षेपण किस संस्तर से होता है। तो थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं, सब पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि पूरा मुझे जोश आ रहा है कि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आयन मंडल, आयनोस्फीयर करेक्ट आंसर। आपको भी आ रहा होगा जोश, इसीलिए थ्योरी पहले बता दिए, क्योंकि हर चीज़ें आपको क्लियर है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करिएगा। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, 50 किलोमीटर तक। कितना भाई, मैंने कहा था कि 0 से लेकर 18 तक क्या होगा, ट्रोपोस्फीयर क्षोभमंडल 18 से 50 तक, समताप 50 से लेकर 80 तक, मध्य 80 से लेकर 640 तक क्या होगा, 640 तक आयन मंडल, और 640 से ऊपर एक्सोस्फीयर 1000 तक जाता है। इतना अच्छा से बता रहा हूँ 3 दिन से कि आपको याद होगा। पृथ्वी की सतह की ऊंचाई, इस सतह पर ओजोन परत की ऊंचाई मैं बताया था लगभग 15 से लेकर 20 किलोमीटर के बीच में। आप ऑप्शन के हिसाब से इसको टिक कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। मैं बताया था 15 से 20 ले सकते हैं, या 20 से 35 कुछ भी होगा, लेकिन इसके बीच में ए आ गया, तो इसीलिए हम ऑप्शन क्या रहे हैं, ऑप्शन ए को ही हम क्या करें, पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है। परितंत्र का संगठक है कौन सा है भाई, पादप है, सूक्ष्मजीव है, जंतु है। इसमें क्या करेक्ट होगा, आंसर करें। इसमें सब होगा, उपयुक्त में से सब होगा, मतलब कि सारे सजीव है, इसीलिए क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंडफिल से उत्पन्न गैस होती है। लैंडफिल का मतलब कि जमीन में कुछ चीज़ हम लोग गाड़ देते हैं, उसमें से गैस निकलती है, तो मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस का क्षेत्र भी बता दूंगा, पशुओं की जुगाली हो गई, धान की खेत हो गई, दलदलीय क्षेत्र हो गए, ये सब क्या है, आपके मीथेन के उत्पादित करने वाले क्षेत्र है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो आहार श्रृंखला के मतलब सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, इस श्रृंखला को आपको बनाने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले पौधा, फिर पौधा को कौन खाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, पादप, पादप को कौन खाएगा, हिरन खाएगा, यानी पौधा को कौन खाएगा भाई, हिरन खाएगा। दूसरा हो जाएगा, हिरन को शेर खाएगा। तो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होने वाला है, सी इज राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है, होता है नहीं होता है, तो कौन सा इसमें विघटित नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मृत जो भी होगा, उसके बाद परजीवी होगा या फिर जीवाणु। तो इसमें से क्या होगा कि पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है, तो इसमें से क्या होगा, एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन की उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल है। तो कार्बन के उत्सर्जन में कौन वृद्धि नहीं करेगा भाई, पवन चक्की करेगा क्या, ये भी नहीं करेगा, वृद्धि नहीं करते वो, तो कौन नहीं करता, पवन चक्की भी नहीं करता है। इसके अलावा आगे बात किया जाए तो नाभिकीय ऊर्जा, इससे भी नहीं होता है, सोलर सेल से भी नहीं होता, तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या है, आप बिल्कुल कोई नहीं करता है, यानी कि उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऊर्जा के जो स्रोत कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, तो कौन नहीं करता है, 1 2 3, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, कह रहे कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आहार जाल, इसका क्या हो जाएगा, आहार जाल, इसका क्या हो जाएगा, आहार जाल साथियों, इसका करेक्ट आंसर आहार जाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हरे पौधों सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करते उसे खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, कितना, जितना मिलता है उसका 1%। अब 10% वाला रूल दूसरा था लिंडमैन, लेकिन 1% ये पौधों के बारे में बात करते हैं कि पौधा जितना एनर्जी लेता है उसका कन्वर्ट कितना करता है, मात्र 1% क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिपको की किसके नेतृत्व में क्या उनको मजबूती मिली थी। तो इसमें कौन हो जाएगा भाई, मजबूती मिली थी किसका, सुंदरलाल बहुगुणा के। बाकी और लोग का भी इसमें हाथ था, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा का क्या मजबूती मिला था, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर क्या होता है। प्रथम पोषी स्तर क्या कहलाएगा,
वैसा जो कि फर्स्ट स्टेज में होता है कौन होगा? वैसा जीव जो कि स्वपोषी होगा, यानी कि खुद का खाना बनाएगा, वही ना पहले स्टेज पे आएगा। मैं आपको बताया था स्टेज यहाँ पर कि प्राथमिक में कौन आएगा? जो प्रकाश संश्लेषण करता है। तो स्टेज 1 में स्वपोषी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरीन की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक में बदलता है? ये प्रश्न आपके टीआरई का प्रश्न है, ठीक है, लिखा भले नहीं। तो क्या हो जाएगा? कुछ जीवाणु हो जाएंगे, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मिथोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदूषित होने के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर, ये बायो की तरह प्रश्न है लेकिन प्रदूषण में भी इसको हम क्या कर सकते हैं? सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कैमियम दिया हुआ, फास्फेट दिया है, नाइट्रेट दिया है, तो इसमें नाइट्रेट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, किस दिशा में चलता है? तो आपको पता होना चाहिए ऊर्जा प्रवाह की जो दिशा होती है क्या होती है? एक दिशीय होती है, यानी यूनिडायमेंशनल होती है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक आपको दिख रहा होगा कि ओजोन, पहले ही बताया था द्वितीयक में कौन आ जाता है? ओजोन आ जाता है, O3। इसके अलावा पान आता है, पान के अलावा स्मॉग आता है। इसको छोड़ के सारे प्राथमिक हो जाएंगे। तो ओजोन क्या होगा? द्वितीयक हो जाएगा, पान द्वितीयक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन इस बार टीआरई वाले एग्जाम में ऐसा ऑप्शन दिया था जिसमें कोई था ही नहीं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था, जिसमें नहीं था कि 1 लाख से कम होते 10%। क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाएगा भाई? ऑप्शन से ही लग रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वही पाया जाएगा जहाँ सबसे अधिक क्या होगा? वर्षा होगा। तो ये पाया जाता है आपको, ये मैक्सिमम केरल में पाया जाता है, लेकिन केरल के अलावा कर्नाटक भी लिया था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है क्या है? धान का खेत जो है मुख्य स्रोत है। इसके अलावा दीमक हो गया, पशुओं के जुगाली हो गया, सबसे आपके मार्सी लैंड हो गया, दलदली भूमि मीथेन पाए जाते हैं। वायुमंडल के किस परत में तापमान सबसे कम होता है? बताइएगा। मध्यमंडल में, मैंने पहले ही चिल्ला के बोल रहा हूँ, -100 डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं? मध्यमंडल में। बताइए सारा चीज़ मैं पढ़ाया हूँ कि नहीं? और जैसे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन से आपके पढ़ाई हुई थ्योरी से प्रश्न बन रहे हैं ना, ऐसे एग्जाम में भी आपके सारे प्रश्न बनेंगे। लिख के रख लीजिएगा, अच्छा से आप रिवीजन करके जाइएगा। इस वीडियो को 2 बार 4 बार जितना देखना है देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। अगला क्वेश्चन के क्रमी पोषी स्तर में विषाक्तता पदार्थों की सांद्रता वृद्धि कहलाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको जैव आवर्धन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा शुष्कतारंभी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जड़ी बूटी दे रखा है, मनुष्य दे रखा है, लाइकेन। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका होने वाला है लाइकेन, ठीक है। लाइकेन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहे कि रामसर सम्मेलन संरक्षण के बारे में आपको कहा गया था, तो किसके संबंध में था? तो रामसर सम्मेलन जो था आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड साइट के संबंध में था। चलिए रामसर साइट्स के बारे में थोड़ा सा हम आपसे बात कर ले। याद रखिएगा साथियों कि रामसर जो था, पहला इसका सम्मेलन जो हुआ था 1971 में हुआ था। और ये रामसर कुछ नहीं है, ईरान में एक जगह है। क्या है? ईरान में एक स्थान जिसका नाम है रामसर। तो कहा जाएगा रामसर सम्मेलन पहला ईरान में 1971 में हुआ था। भारत पूछेगा कब शामिल हुआ था? 1982 में भारत शामिल हुआ था। वर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो चुकी है? 82 हो चुकी है। अभी बिहार का 2 साइट्स को और शामिल किया गया है। सबसे अधिक रामसर साइट यूपी में है, उसके बाद से तमिलनाडु में है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए थोड़ा सा एक पीडीएफ देख लीजिए। एक अपडेटेड आपको डाटा दिख रहा है कि बिहार में 2 आर्द्रभूमि नागा और नकटी को अभ्यारण्यों में रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया। कब? पर्यावरण दिवस को 5 जून को, जिसके कारण भारत में रामसर साइट्सों की संख्या 82 हो गई। यानी कि आपको क्या किया गया? नागा नकटी ये कहाँ पर है? आपके जमुई में है। याद रखिए कहाँ पर है? जमुई में है। तो इसको इससे अलावा कांवरताल झील को भी शामिल किया गया था। कांवरताल कहाँ था? बेगूसराय में। और बार बार जितने एग्जाम बिहार के हुए सब में पूछा, तो नागा नकटी भी याद रखिएगा। क्या 82 को हो गया, 2 और जुड़ गया, लेकिन कहाँ पर ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जमुई आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न कह रहे हैं कि इटाई रोग होता है। ऑलरेडी मैं इसको इतने बार डिस्कस कर दिया। इटाई रोग जो है पारा के कारण होता, सॉरी
कई बार पीडीएफ में दिखा दिया आपको कि पारा से मिनीमाता होता है, लेकिन इटाई इटाई कैडमियम से होता है। पारा से मिनीमाता रोग होता है। इसके अलावा नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, वही फ्लोराइड आयन से आपको फ्लोरोसिस होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट संरक्षण के लिए शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वनस्पति हो जाएगा ऑप्शन इसका सी। इंस्टीट्यूट का मतलब होगा कि वहीं पे किसी प्रजाति को संरक्षित करना। आउट सिटी का मतलब होता है कि आपको कहीं और की प्रजाति लाके क्या करना, संरक्षित करना। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं कि परिस्थिति तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा, इनका नाम था क्या? ओडम। ओडम के द्वारा वाई आकार का मॉडल दिया गया, तो ओडम का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रदूषित क्या करता है? ये लाइकेन को सूचित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रसूचित सूचित होता है लाइकेन के द्वारा। लाइकेन से पता चल जाता है कि वायुमंडल में सल्फर डाई की मात्रा बढ़ चुकी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सलीम अली अभयारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये सलीम अली कहाँ है? आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि IUCN मुख्यालय जो है IUCN का कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है। मैंने आपको बताया था IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी इज राइट आंसर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 78 पे चलते हैं। एक पोषी स्तर से ऊर्जा का प्रवाह जो होता है दूसरे पोषी स्तर में कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है मात्र 10% होता है। ये किसका रूल है? लिंडमैन का 10% रूल इसे कहा जाता है। अगर पूछा जाए कितना परसेंट ऊर्जा जाता है, तो भाई प्रवाह 10%, तो कितना अवशोषित हो जाता है? ऐसे भी घुमा दे सकता है, आप 10% मत मारिएगा। अगर पूछा जाए कि ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है 10%, तो शोषित कितना हुआ? 90% खत्म हो जा रहा है। तो ऐसे भी प्रश्न घुमा के पूछ सकता है कि कितना ऊर्जा खपत खत्म हो जाता है, तो 90% याद रखिएगा। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 एजेंडा 21 में निहित है क्या? तो इसको ध्यान रखिएगा आप। अब आइए कुछ चीज़ों को देखते हैं जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। चीज़ें क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। तभी से हम लोग 5 जून 1973 एक साल बाद से पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1992 से हुआ था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है, यहाँ पर हुआ था। ठीक है, UNFCCC का फुल फॉर्म पूछ सकता है। UNFCCC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है। पूछ सकता है कि कोप क्या है? तो कोप को ध्यान रखिएगा, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। फर्स्ट इसका सम्मेलन होता है, ये कोप होता है 94 में, लेकिन पहला सम्मेलन जर्मनी के बर्लिन में होता है 1995 में। तब से COP 1 COP 2 चल रहा है। और पेरिस जलवायु समझौता COP 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2015 में हुआ था। COP 26 आपको ग्लासगो UK में हुआ था। COP 27 जो है आपका शर्म अल शेख कहाँ पे? मिस्र में हुआ था। इन सब बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा COP 27 शर्म अल शेख मिस्र में, COP 28 दुबई UAE में, और COP 29 बाकू अजरबैजान में होगा। अब ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा। मॉनिट्रियो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। इसका एक लेख था, लेख का नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अवर कॉमन फ्यूचर UPPCS में पूछा जा चुका है। और मॉनिटरी प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? ओजोन परत से। तो ओम याद रखिएगा, ओम मतलब कि ओ ओजोन, एम मॉनिट्रियो। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। और कार्बन क्रेडिट की अवधारणा इसमें दी जाती है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि रियो जेनेरियो सम्मेलन 1992 जो है एजेंडा 21 जिसे कहते हैं, वो एजेंडा 21 कहते हैं, क्योंकि 1972 के बाद से 20 साल के बाद हुआ था, तो इसके एजेंडा 21। तो इसमें क्या निहित है? तो पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक सतत विकास और विश्व शांति भी कह सकते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रियो 20 जो इसका पत्र था, इसका शीर्षक क्या था? तो द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी वांट, क्या था इसका? ये था। ठीक है, इसका शीर्षक था। अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको हम लोग नेरी के नाम से जानते हैं। नेरी पहले मैं पढ़ा चुका, 1958 में बना था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। पहले मैं बार बार चिल्ला के आपको स्टार्टिंग में ही बताया, नेरी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं कि UNEP का मुख्यालय कहाँ? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की इसकी स्थापना 1972 में होती है। केन्या के नैरोबी में क्या है इसकी हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न करें कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिए, पहले अभी बता चुका हूँ, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
भारत में पारित हुआ था। अगला कार्य कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की स्थापना 2010 में होती है। प्रकाश श्रीवास्तव अभी क्या है, इसके अध्यक्ष है, 2010 याद रखिएगा, यानी कि 2010 इज करेक्ट आंसर। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है ये भी। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक संबंध का अध्ययन क्या होता है, किसके बीच में भाई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से बीच पारस्परिक संबंध है जीव और वातावरण के बीच में, यानी कि ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? तो मैं बताया था कि ट्रांसले, पारिस्थितिकी तंत्र ट्रांसले, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था? ट्रांसले ने दिया था, जिसको हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है, एजी ट्रांसले प्रकृति एजी। हैकल जो था, हैकल किसका दिया था? पारिस्थितिकी का, यानी कि इकोलॉजी का दिया था। सबको आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से एक कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? दो तरह का पारितंत्र बताया था, एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। तो एक कृत्रिम पारितंत्र पूछा है, तो वन प्राकृतिक है। इसके अलावा अगर आते हैं तालाब, तालाब क्या है? तालाब भी एक तरह का क्या है, कृत्रिम है, तो तालाब भी हो जाएगा। और खेत जो हम बनाते हैं ये भी क्या है, कृत्रिम है। तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट? तो चलिए क्या हो जाएगा इसमें, बस खेत जो होगा क्या है, खेत आपका क्या है, कृत्रिम है, बाकी तालाब वन ये सब क्या है, प्राकृतिक। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो मैं पहले चिल्ला के बोल रहा हूँ, सबसे अस्थायी और सबसे विशालतम क्या है, समुद्र है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले पे आते हैं कि भारत में पारिस्थितिक असंतुलन निम्नलिखित में से के कारण क्या है, मतलब प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ क्यों हो रहा है, उसकी गड़बड़ होने का रीजन क्या है? तो वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई बिल्कुल सही है, मरुस्थलीकरण बिल्कुल सही है, बाढ़ एवं अकाल। इसमें से क्या होगा, प्रमुख कारण पूछा है ना कि भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो मेन कारण अगर कहा जाए, अगर एक ऑप्शन अगर सिलेक्ट करने के लिए कहें आपको, तो यहाँ पे एक लीजिएगा। तो एक क्या हो सकता है, एक आपको वनोन्मूलन हो सकता है, लेकिन कह रहे हैं कि प्रमुख कारण बोला है, ठीक है। तो प्रमुख कारण वनोन्मूलन है, बाकी कहता है कि कौन कारण है, तो सब कारण थे, ठीक है, लेकिन प्रमुख कारण, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक होता है? तो आपको पता है कि जो खाना बनाएगा वही उत्पादक होगा। तो इसमें क्या होगा, हरे पौधे क्या हो जाएंगे, हरे पौधे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल करेंगे, पारिस्थितिकी निकाय में कौन सा ऊर्जा का प्राथमिक क्या है, स्रोत है? तो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही क्या होता है, पौधा भी खाना बनाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबरिंग इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर कह रहा है अगला प्रश्न कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो स्थानांतरण होता है, तो ऊर्जा घटती है कि बढ़ती है? मैं कह रहा हूँ कि घटती है, और इसको मैं प्रूफ करके दिखाया भी था आपको। अगले प्रश्न पर आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण कौन प्राप्त करता है? भाई सर्वहारी ओमनीवोरस जो है उच्चतम पोषी स्तर प्राप्त करता है, कौन? ओमनीवोरस। इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी का शब्द का प्रयोग किया था? यानी कि बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोशन, शुरू से ही बता चुका हूं, इसने इसका प्रयोग किया था। तो क्या होगा, ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले सवालों पर चलते हैं। अगला सवाल आपको क्या कह रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल करेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? मैं पहले ही बताया कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक क्या पाई जाती है, सबसे अधिक जैव विविधता आपकी पाई जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जैव विविधता के प्रमुख हॉट स्पॉट क्या हैं? पूर्वी घाट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। पश्चिमी घाट होगा क्या? बिल्कुल होगा। पूर्वी हिमालय होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक पश्चिम एक पूरब में, और पश्चिमी भारत ये नहीं होगा। तो क्या होगा, कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3 होगा, ऑप्शन इसका बी क्या होगा, 2 और 3 इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैव विविधता के नाश होने का कारण क्या है? तो देखिए, नाश होने के सारे कारण हैं, लेकिन नाश होने का कहता कि प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण आपके क्या है, प्राकृतिक आवास का नष्ट हो जाना। लेकिन इसमें कहा जाए नाश होने का सभी कारण हो सकते हैं, कि प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ से लिख लीजिएगा, वनों का नाश होना। लेकिन प्रमुख कहता तो क्या होता, वनों का प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। हर तरह के प्रश्न करा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह के एग्जाम में समस्याएं देखने को नहीं मिले। जैव विविधता के नाश होने का प्रमुख कारण क्या है भाई? उनके आवास का नष्ट होना। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी कि सेम प्रश्न रिपीट हो गया। रेड बुक लिस्ट जो जारी करता है, रेड डाटा बुक लिस्ट IUCN के द्वारा जारी किया था,
CN इसका काम क्या है, विलुप्त प्राय संकट प्राय जंतुओं का क्या करना, लिस्ट जारी करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 100 पे आगे 16 प्रश्न और बच रहे हैं, सब लोग लास्ट तक एक ही बार में देखिएगा। पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त प्राय के लिए उत्तरदायी है, यानी कि गिद्धों के नाश होने के लिए भारत में उनके लुप्त होने का प्रमुख कारण है। उनको एक दवा दिया जाता है जिसको डेक्नोफेनॉल कहा जाता है। डेक्नोफेनॉल एक दवा है जो पशुओं को दिया जाता है, और पशु जब मरते हैं तो गिद्ध उनको खाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, उन पर यह प्रभाव देखने को मिलता है और गिद्ध मर जाते हैं। तो इसीलिए इस पर थोड़ा सा प्रतिबंध भी लगाया गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रक्रिया क्या है, जिसमें ग्रीन हाउस क्या होती थी भाई, ग्रीन हाउस यही प्रक्रिया होती थी। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती थी, सोलर रेडिएशन को पृथ्वी से जो लौट के आता था उसको रोक के रखती थी, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता था। जिसमें पौधे के उगाने के समान तापमान बिल्कुल नहीं, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड क्या की जाती है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित करने के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है बिल्कुल। जिसमें बंजरों पर्वतों एवं पहाड़ियों के द्वारा हरा भरा बिल्कुल नहीं। जिसमें गहरे पानी का रंग बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 102 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक इफेक्ट करती है। तो इसमें जलवाष्प क्या करती है, सबसे अधिक इफेक्ट करती है। बाकी मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करती है, जलवाष्प। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैसेस भी है, ओजोन परत क्षरण भी है, प्रदूषण भी है, यानी क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता क्या होनी चाहिए, 0.03%। यानी कि कह रहे थे ना कि प्रदूषण क्या होता है, जो फिक्स किया गया है अमाउंट, अगर अमाउंट बदलेगा तो पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो एग्जैक्ट मात्रा जो है 0.03 ही कार्बन डाइऑक्साइड का, 21% किसका है, ऑक्सीजन का, और 78% किसका है, आपका आर्गन का, और 0.9 आर्गन का 0.93%, 78% नाइट्रोजन का, 21% ऑक्सीजन का, और 0.03% किसका है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित कहाँ हुआ था, ये आयोजित हुआ था आपको मास्को में, पेरिस में, कहाँ पर, पेरिस जलवायु समझौता कहते हैं 2015 में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, बायोडाइवर्सिटी, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषक, मॉनिटर प्रोटोकॉल, ओजोन, ओम। याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जल संरक्षण से नहीं है बल्कि ओजोन परत के संरक्षण, ओजोन नहीं, इसका क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, कार्बन क्रेडिट और ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन आपका डी इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी सब करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की आगे ही लिखे थे, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना, ये भी पढ़ाया हूँ मैं आपको, 2008 में आई थी। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 108 नंबर की, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किसके द्वारा, अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 109 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है ओजोन परत के हादसे के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें से जाइएगा अगर, तो नाइट्रस ऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 110 नंबर प्रश्न कि भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, 1992 में की गई थी, ऑप्शन में है ही नहीं। टाइगर प्रोजेक्ट्स 1973 में, वहीं क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट यानी मगरमच्छ परियोजना 1974 में। इसमें ऑप्शन में नहीं होने के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि कह रहे हैं कि मोटर से निकलने वाली निम्न में से कौन सा एक मुख्य प्रदूषक है। मैं बार बार कह रहा है कि सबसे अधिक और सबसे विषैले प्रदूषक को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। मैं कह रहा था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जाता है, बना देता है HNO3, और ये बना देता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल SO4। सबसे अधिक ये मात्रा होती है, इसी को कहते हैं हम लोग ओजोन, इसी को कहते हैं अम्ल वर्षा। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोपेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, किसी जल क्षेत्र में BOD का अधिकतम संकेत
देती है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि बीओडी का अधिकतम संकेत का मतलब है जल क्या है? प्रदूषित है, यानी कि सीवेज से प्रदूषित है। तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका बताइए कि क्या होने वाला है, यानी कि सीवेज से जल क्या है? ये प्रदूषित है, इसका मतलब यही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भोपाल गैस त्रासदी में संबंधित कौन सा गैस है भाई? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है। कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी? 2-3 दिसंबर, 2-3 कहा जाता है, 1984 में यह हुआ था, मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वचालित वाहन निर्यातक सबसे अविशित धातु प्रदूषित कौन करता है? तो उसमें सबसे अधिक धातु प्रदूषित करने वाला कौन है? तो कापर दिया है आपका, उसके बाद से लेड दिया है, कैडमियम दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिए लेड निकलता है, यानी कि शीशा। स्वचालित वाहनों से हम लोग को लेड निकलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक नहीं है? नहीं है कह रहा है, तो पान भी है, पीएन पान भी है, स्मॉग भी है, ओजोन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।